के एपिसोड 213 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जान जान मिंग के बैंक से उसके सारे साथियों को ले आती है मास्टर ब्याफू, मास्टर ताइमा, मास्टर गॉन्गसन, उसके बाकी के सारे दोस्त जिनको मिंग ने अपने बैंक में रखा था। वो उन सभी को अब यहाँ पर जिनजेंग सेक्टर में ले आया है। मास्टर ब्याफू मिंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने मिंग को नहीं देखा था, उन्होंने जीवूजी को देखा था। मास्टर ब्याफू कहते हैं रास्ते में इस लड़की ने हमें सारी बात बताई है, जीवूजी भी तुम्हारी ही आइडेंटिटी थी, लेकिन तुम्हें उस वक्त हमसे ये सारी बात छुपाना पड़ी, लेकिन फिर भी जीवूजी होने के नाते भी तुमने हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। मास्टर ताइमा कहते हैं मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा कि रेड सन सेक्टर का एक छोटे से सेक्टर का लड़का जिनजेंग चर्च का एक बहुत बड़ा कार्डिनल डिसाइपल बन चुका है। ये तो हम मास्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है। मिंग अपने मास्टर से कहता है मास्टर्स आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, मैं तो बस बहुत ज्यादा किस्मत वाला हूँ। जान जान मिंग से कहती है मिंग जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही कर दिया है। मैंने जिनजेंग चर्च के नाम पर जितने भी बड़े सिटीज हैं जो हमारे अंडर आते हैं हमने उन सभी में बैंक्स ओपन कर दिए हैं। जिस तरह तुमने कहा था उन सारे बैंक्स को वैसे ही चलाया जाएगा, बहुत ही लो इंटरेस्ट के ऊपर पैसा उधार दिया जाएगा। मुझे बताओ कि अब आगे मुझे क्या करना है। मिंग उसे कहता है अब ज्यादा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब ये सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं क्योंकि इन लोगों ने पहले भी बैंक चलाने में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी, इनके पास एक्सपीरियंस है। हमारे पास जितने भी नए बैंक्स ओपन हुए हैं उन सभी में एक एक को भेज दो, यही सब उन सारे बैंक्स को चलाएंगे। साथ ही मिंग जान जान से कहता है हमारे बैंक से हमें जितना भी प्रॉफिट होगा हमें वो सारा प्रॉफिट जिनजेंग चर्च वालों को बेचना होगा। जिनजेंग चर्च के पैसे को यूज करते हुए हमने ये सारे बैंक्स ओपन किए हैं और हम इन बैंक से परसेंटेज के हिसाब से अपना प्रॉफिट निकालेंगे और उसी के साथ ही अपने बैंक्स को आगे चलाएंगे। मिंग जान जान से कहता है जान जान मैं चाहता हूँ कि तुम अपने उस अरिथमेटिक सूत्रा को यूज करते हुए इन सभी को भी कुछ नोट्स दे दो और इन्हें बता दो कि इन्हें कैसे सारे काम निपटाने हैं। सारे छोटे काम ये लोग करेंगे और बड़े काम तुम संभालोगी, यानी कि तुम यहाँ पर मैनेजर हो। हम लोग जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से मुझे एक बहुत बड़ा शेयर जाएगा और उस शेयर में से मैं तुम्हें भी एक शेयर दिया करूंगा। अगर तुम्हें बिजनेस के रिलेटेड कोई बहुत बड़ा मसला पेश आता है या फिर तुम्हें समझ नहीं आती, कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन होती है तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे पूछना पड़ेगा, मेरे साथ इसको डिस्कस कर लेना। जान जान उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करने के लिए। मिंग उसे कहता है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा भरोसा है। जान जान शर्माते हुए सोच रही होती है मिंग ने बहुत सारे बैंक्स को ओपन किया है और उन सारे बैंक्स का जनरल मैनेजर मुझे बना दिया है, एक छोटी सी गलती और बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, तो फिर हर महीने में बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा होने वाला है। मिंग को मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा है, इसी वजह से तो उसने मुझे इतनी बड़ी पोस्ट दी है। मिंग उन सभी से कहता है तो जेंटलमैन सभी लोग अपना अपना काम स्टार्ट करो, तुम सभी को अपने अपने बैंक में जाकर अपना ओहदा संभालना है और वहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम करना ताकि हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सके। जिनजेंग चर्च बहुत ज्यादा बड़ा है और हमने बहुत ज्यादा पैसे को इस्तेमाल किया है इन बैंक्स को एस्टेब्लिश करने के लिए। हम सभी को रूल्स के बारे में पता है कि वहाँ पर जाकर क्या करना है, बैंक्स की प्रमोशन करनी है, बहुत ही लो इंटरेस्ट पर कर्जे देने हैं। मिंग उन सभी को सारी की सारी बातें बताने के बाद वापस अपने मास्टर के पास आ जाता है। कहानी बताने वाला कहता है इन्हें सारी की सारी अरेंजमेंट्स कर दी, मिंग अगर यहाँ पर नहीं भी होगा तब भी उसके एल्डर ऑफ फॉर्चून का काम चलता रहेगा और उसके ऑफिस वाले काम करते रहेंगे। मिंग अपने मास्टर के पास वापस आ जाता है और वहाँ पर आकर दोबारा से कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करता है। यहीं पर मिंग बैठे बैठे पूरा एक महीना गुजार देता है, मास्टर के साथ ही बैठकर वो कल्टीवेट कर रहा है और इसी कल्टीवेशन के दौरान ही वो ब्रेक थ्रू करता है। अब वो अपनी मार्शल आर्ट्स की मास्टर राम के 7th लेवल पर पहुंच गया है। मास्टर जी भी काफी खुश होते हैं और कहते हैं तुमने तो बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। मिंग कहता है बहुत ही अच्छा, मुझे लगता है कि मेरी पूरी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भाग रही है और साथ ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है कि इस वक्त मेरी स्ट्रेंथ 2 मिलियन पाउंड तक पहुंच गई है। मास्टर जी उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि 2 मिलियन पाउंड किसकी पावर होती है। अब हम लोग मार्शल आर्ट्स गुरु लेवल पर पहुंचते हैं तो हमारे पास सिर्फ 1 मिलियन पाउंड की पावर होती है। मार्शल आर्ट्स गुरु के बाद सुप्रीम लेवल आता है। अगर तुम्हारे पास 2 मिलियन पाउंड की पावर है तो इसका मतलब तुम एक मार्शल आर्ट्स के सुप्रीम मास्टर को बहुत ही आसानी से हरा सकते हो। मास्टर जी मिंग से कहते हैं तुम अभी सिर्फ मार्शल आर्ट्स के मास्टर राम में हो लेकिन तुम्हारे पास 2 मिलियन की स्ट्रेंथ है, इसका मतलब तो यह है कि तुम्हारी फाउंडेशन बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम्हारी फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छी अचीवमेंट्स होंगी। जब तुम एक मार्शल गार्ड बनोगे तो मुझे नहीं लगता कि ट्यानचान में कोई भी ऐसा मार्शल गार्ड है जो तुम्हारे सामने टिक पाएगा। मिंग मास्टर से कहता है मास्टर मेरी स्ट्रेंथ की मेन रीजन ये है कि मैंने एलिफेंट ड्रैगन ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया है और बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब किया है, जिसकी वजह से मैंने अपनी पावर्स को कैटीज के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है मेरे पास ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन है जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। बस अब यही समझ लें कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। मास्टर जी मिंग से कहते हैं मैं इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ, जितनी स्ट्रेंथ इस वक्त तुम्हारे पास है मुझे नहीं लगता कि स्वर्ड पूल होली लैंड में जूडू हांग के अलावा और कोई भी तुम्हारा मुकाबला कर पाएगा। मास्टर जी मिंग से कहते हैं रही बात तुम्हारे प्राइस की कि तुम वहाँ पर दांव पर क्या लगाने वाले हो, जिनजेंग सेक्टर के पास इतना ज्यादा कुछ तो नहीं है, मुझे लगता है कि हमें बाहर से किसी की हेल्प लेना पड़ेगी। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बड़े सेक्टर्स हैं कि स्वर्ड पूल होली लैंड से दब कर रह रहे हैं और हर बार
कंपटीशन में उनसे हारते हैं हम लोग उन्हें यूज कर सकते हैं और उनसे हाथ मिला सकते हैं। मास्टर जी मिंग से कहते हैं जिनजैंग सेक्टर के बहुत ज्यादा करीब जो होली लैंड है वो ट्रू ड्रैगन होली लैंड है। ट्रू ड्रैगन होली लैंड के तलवारबाज बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी हर बार वो स्वर्ड पूल होली लैंड से हार जाते हैं। पिछले 100 साल से ट्रू ड्रैगन होली लैंड का कोई भी लड़का स्वर्ड पूल होली लैंड से नहीं जीता, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है और नफरत है। हम लोग इसी नफरत और गुस्से को यूज करेंगे। और मैंने सुना है कि तुम्हारी मास्टर कियान जिन वो भी ट्रू ड्रैगन होली लैंड की एक स्टूडेंट है, भी ट्रू ड्रैगन होली लैंड में ही पैदा हुई थी। इसी वजह से ट्रू ड्रैगन होली लैंड के साथ तुम्हारा एक रिश्ता है। मैं चाहता हूँ कि तुम जिनजैंग सेक्टर और ट्रू ड्रैगन होली लैंड दोनों को रिप्रेजेंट करो, क्योंकि अगर तुम इस कंपटीशन को जीतने वाले हो तो मुझे नहीं लगता कि ट्रू ड्रैगन होली लैंड के मास्टर को भी इससे कोई मसला होगा। भी तुम्हें खुशी खुशी अपने पार्टिसिपेंट के तौर पर वहाँ पर भेजने के लिए राजी हो जाएंगे। मिंग मास्टर जी की बात सुनने के बाद कहता है तो मास्टर इस बात का क्या मतलब है, अगर मैं वहाँ पर कुछ जीतूंगा क्या मुझे वो सारा इनाम ड्रैगन होली लैंड वालों के साथ भी डिवाइड करना पड़ेगा? मास्टर जी उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं पर रहूंगा। अगर तुम कुछ जीते हो तो मैं ड्रैगन होली लैंड वालों को वो नहीं लेने दूंगा। ड्रैगन होली लैंड वाले बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस हैं, इतने छोटे इनाम से क्या फर्क पड़ेगा। साथ ही मास्टर अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से आप ड्रैगन होली लैंड में चलते हैं और उनके मास्टर से चल के बात करते हैं। मास्टर वहाँ से अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद मिंग को लेकर ट्रू ड्रैगन होली लैंड में चले जाते हैं, जबकि ड्रैगन होली लैंड के मास्टर जो कि अपने रूम में बैठे होते हैं उन्हें भी महसूस होता है कि कोई आ रहा है उनसे मिलने के लिए। वो जल्दी से उठकर बाहर आ जाते हैं। मिंग अपने मास्टर जी के साथ ट्रू ड्रैगन होली लैंड के मेन गेट पर आता है, जहाँ पर इसके ऊपर 2 बड़े बड़े स्नेक लिपटे होते हैं। मिंग कहता है लास्ट टाइम मैं अपनी डोंकी एकेडमी के हेडमास्टर के साथ यहाँ पर आया था और वो अपनी स्लीव के अंदर मुझे छुपा कर लेकर आए थे और हम लोग डायरेक्टली कोर्टयार्ड में गए थे। ये बड़ा सा दरवाजा देखने का तो मुझे मौका ही नहीं मिला। ये गेट तो बहुत ज्यादा बड़ा है और इसके पिलर्स के ऊपर तो देखो यहाँ पर ड्रैगन्स लिपटे हुए हैं, यहाँ पे ये स्नेक है। मास्टर जी मिंग से कहते हैं ये कोई डिजाइन नहीं है, ये सारे के सारे ड्रैगन ये 9th लेवल के बीस्ट हैं और ये असली हैं और जिंदा भी हैं। ये यहाँ पर गेट पर इसलिए हैं ताकि ये यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट कर सके, कोई भी यहाँ पर इनकी इजाजत के बिना अंदर नहीं जा सकता। मिंग उन ड्रैगन्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि पास वाकई में 9th लेवल के मॉन्स्टर्स हैं। साथ ही मिंग को याद आता है मेरे पास भी एक मॉन्स्टर है, मैं जिनजैंग सेक्टर की छोटी दुनिया के अंदर छोड़कर आया हूँ। यहाँ पर कंपटीशन को खत्म करने के बाद मैं ब्लैक टायरेंट के पास भी जाऊंगा और देखूंगा कि उसने वहाँ पर क्या कुछ ट्रेजर्स इकट्ठे किए हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ड्रैगन होली लैंड के मास्टर आ जाते हैं। मास्टर उनसे कहते हैं मैं भी सोच रहा था कि इस वक्त कौन मेहमान आया होगा। मास्टर जी तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो और साथ में अपना स्टूडेंट भी लेकर आए हो? मास्टर जी ड्रैगन मास्टर से कहते हैं ये लड़का मेरा स्टूडेंट है, तुम्हें तो पता ही होगा कि स्वर्ड पूल होली लैंड वाले कल अपना कंपटीशन स्टार्ट कर रहे हैं तलवारबाजी का। मैं चाहता हूँ कि मेरा लड़का उसमें जाकर कम्पीट करे। ड्रैगन मास्टर मिंग की तरफ देखते हैं तो जल्दी से भागते हुए मिंग के पास चले जाते हैं और कहते हैं मैंने तो इस लड़के को पहचान लिया, ये तो वही लड़का है जिसने हिडन ड्रैगन लिस्ट में टॉप रैंकिंग को हासिल किया था। ड्रैगन मास्टर से कहते हैं लेकिन तुम तो डोंकी एकेडमी के स्टूडेंट थे, क्या अब तुम उनको छोड़कर जिनजैंग सेक्टर में चले गए हो? है कि इन्होंने तुम्हें कोई बहुत बड़ी ऑफर दी है। मास्टर जी उसे कहते हैं तुम गलत सोच रहे हो, हमने इसे कोई ऑफर नहीं दी। उनकी एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले ही ये लड़का हमारे जिनजैंग सेक्टर का एक स्टूडेंट था, मास्टर गाओ फेंगजियान का। उसके बाद अब ये लड़का मेरा स्टूडेंट है और अब ये लड़का हमारे जिनजैंग सेक्टर का कार्डिनल डिसाइपल बन चुका है। मास्टर जी ड्रैगन मास्टर से कहते हैं अगर मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं तो मुझे इस लड़के पर पूरा यकीन है कि ये इस बार की तलवारबाजी की कंपटीशन में सभी को हरा देगा। मैं यहाँ पर तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ क्योंकि ये लड़का हमारे जिनजैंग सेक्टर से तो पार्टिसिपेट करने ही वाला है। अगर तुम लोग इसे अपने सेक्टर से भी पार्टिसिपेट करने दो फिर तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, इससे तो तुम्हारा भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। ड्रैगन मास्टर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम बहुत ही बुरे हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वो लोग हमें हर बार हरा देते हैं, इसलिए तुम अपने अच्छे स्टूडेंट को लेकर आए हो। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी ऑफर को मना नहीं कर सकता। वैसे तो हम लोग इस बार के कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहते क्योंकि हर बार हम लोग हार जाते हैं। अब जबकि तुमने कह दिया है तो मैं एक एक्सेप्शन करता हूँ, क्यों ना मिंग को हमारे सेक्टर की तरफ से हिस्से लेना दिया जाए और जिनजैंग सेक्टर की तरफ से ना जाए, यानी कि वहाँ पर सिर्फ हमारी होली लैंड का नाम यूज होगा। वो मिंग से पूछते हैं तुम इस बारे में क्या सोचते हो? मास्टर जी उसे कहते हैं लगता है कि तुम मेरे डिसाइपल को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुमने देख लिया है कि मेरा स्टूडेंट कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो ये इस कंपटीशन को जरूर जीत लेगा। ड्रैगन मास्टर उसे कहते हैं मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि जिनजैंग सेक्टर को जब भी हेल्प की जरूरत हुई है ट्रू ड्रैगन होली लैंड ने उनकी हेल्प की है। तो तुम लोग भी सीक्रेटली अपनी फॉर्मेशंस की मदद से ट्रू ड्रैगन होली लैंड की मुसीबत में मदद करते रहे हो। अगर ये लड़का तुम्हारे जिनजैंग सेक्टर का स्टूडेंट है तो इसका मतलब ये होली लैंड का भी स्टूडेंट है। हम लोग इस लड़के का पूरा साथ देंगे। मास्टर जी उसे कहते हैं चलो फिर ठीक है, ये डिसाइड हो गया, तुम लोग इसे अपनी ट्रू ड्रैगन होली लैंड का एक होली सन बनाओगे और इसे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर वहाँ पर भेजोगे। तुम्हें पता है कि स्वर्ड पूल होली लैंड वाले इस बार बहुत ही बड़ा दाव लगाएंगे। हमारे पास इतना बड़ा शहर नहीं होगा, फिर इतना बड़ा इनाम नहीं होगा जो कि हम वहाँ पर लगा सके। ट्रू
ड्रैगन होली लैंड वालों को ये सब कुछ करना पड़ेगा। जब ये लड़का जीतेगा तो नाम भी तुम्हारा होगा। यानी कि सभी लोग यही कहेंगे ट्रू ड्रैगन होली लैंड के स्टूडेंट ने स्वर्ड पूल होली लैंड वालों को हराया है। ड्रैगन मास्टर खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, मुझे मंजूर है। और साथ ही वो अपने पास से रिंग निकालते हैं और मिंग को दे देते हैं। वो उसे कहते हैं आज के बाद तुम हमारी ट्रू ड्रैगन होली लैंड के होली सन हो। इस रिंग के अंदर बहुत कुछ रखा हुआ है और जो कुछ भी है वो सारा तुम्हारा है। मिंग उस रिंग को अपने हाथ में पकड़कर बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ रखा हुआ है। बहुत सारे मार्शल कॉइन्स हैं और बहुत सारे तलिस्मन्स भी हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 213 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 214 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग और उसके मास्टर जी दोनों ही होली ड्रैगन लैंड में जाते हैं और जाकर ड्रैगन मास्टर से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारा लड़का जो है कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है और मैं चाहता हूं कि आप भी इसको रिप्रेजेंट करें। वहाँ पर काफी सारी बातें करने के बाद ड्रैगन मास्टर उनकी बात को मान जाते हैं और अपने पास एक रिंग देते हैं जो कि मिंग के लिए होती है। वो मिंग को कहते हैं कि इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। मिंग उस रिंग के अंदर देखता है तो उसके अंदर वाकई में बहुत कुछ होता है। बहुत सारे मार्शल कॉइन्स होते हैं, इसके अलावा कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं और कुछ कपड़े भी होते हैं। ड्रैगन मास्टर उनसे कहते हैं अब जबकि हम लोग स्वर्ड पूल होली लैंड के कंपटीशन में जा रहे हैं तो फिर वहाँ पर अकेले एक स्टूडेंट को लेकर जाना अच्छा नहीं होगा। मैं अपने साथ अपने कुछ सबसे बेस्ट डिसाइपल्स को लेकर आता हूँ। तब तक तुम लोग यहीं पर बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही वापस आता हूँ। और वो अपनी क्लासेस में चले जाते हैं अपने बेस्ट डिसाइपल्स को लेने के लिए। मिंग और उसके मास्टर दोनों ही जाकर ड्रैगन हॉल में बैठ जाते हैं। मिंग वहाँ पर बैठा बैठा सोच रहा होता है अब तो मेरा स्टेटस बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। मैं जिनजेंग सेक्टर का कार्डिनल डिसाइपल बन चुका हूँ। इसके अलावा मैं एल्डर ऑफ फॉर्चून हूँ। यहाँ पर ट्रू ड्रैगन होली लैंड का होली सन भी बन गया हूँ। मेरा स्टेटस तो बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है। इसका मतलब मुझे किंगलॉन्ग कॉलेज में जाने पर ज्यादा मसला नहीं होगा। वहीं पर इसकी मास्टर कियानजिंग भी आ जाती है। मिंग अपनी मास्टर को देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और भागता हुआ आगे जाता है और कहता है मास्टर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हैं? मास्टर कियानजिंग उसे कहती है साउथ ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सारी बार खत्म हो चुकी है। हमने सारे वेयरवुल्व्स को मार दिया था। अब मेरा वहाँ पर कोई भी काम नहीं बचा, तो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए कुछ सोल्जर्स वहाँ पर रह गए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि वापस आ जाती हूँ। मैं अपने घर वापस आई हूँ। मिंग मास्टर कियानजिंग को अपने मास्टर जी से मिलवाता है और कहता है मास्टर ये मेरे मास्टर हैं, इनका नाम मास्टर जी है। मास्टर कियानजिंग भी उनके सामने झुकते हुए रिस्पेक्ट देती है और कहती है मास्टर जी मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और मैं साथ ही आपको बधाई भी देना चाहती हूँ क्योंकि आपने लेवल अप किया है। अब आप एक मार्शल गार्ड बन चुके हैं। मास्टर जी उसे कहते हैं तुम भी मेरे स्टूडेंट की एक मास्टर हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को फॉर्मल होने की जरूरत है। और साथ ही मास्टर जी उसे कहते हैं मुझे तुम्हारी बॉडी से बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है। तुम्हारी बॉडी से बहुत ही अजीब सा ऑरा निकल रहा है, जैसे कि तुम बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाली हो। इसलिए मैं तुम्हें एडवांस में मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो क्योंकि तुम लेवल अप करने के बाद एक मार्शल आर्ट्स की सेंट बन जाओगी। मिंग भी ये बात सुन के हैरान होता है और कहता है मुझे पहले से पता था कि मास्टर जी किसी को सिर्फ एक बार देखकर ही पता लगा सकते हैं कि वो ब्रेक थ्रू करने वाला है या नहीं। मास्टर कियानजिन मास्टर जी से कहती है मास्टर जी अब आपको पता है कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ, लेकिन ब्रेक थ्रू करने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। जी मिंग मेरा इकलौता और पहला स्टूडेंट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाए। और ऊपर से मेरा रैंक भी काफी ज्यादा लो है और मैं इसको ज्यादा कुछ नहीं सिखा सकती। मास्टर जी उसे कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम दोनों मास्टर्स के लिए ये बहुत ही ऑनर की बात है कि हमारे पास जी मिंग जैसा स्टूडेंट है जो कि वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। फ्यूचर में ये हम दोनों का नाम बहुत ज्यादा रोशन करेगा। फिर मास्टर कियानजिन मिंग से कहती है अब जबकि तुम्हें पता है कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ तो मैं यहीं पर बैठकर कल्टीवेट करूंगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ स्वर्ड पूल होली लैंड के इस तलवारबाज की कंपटीशन में देखने के लिए नहीं जा सकती। तुम्हें खुद ही सब कुछ को संभालना होगा और मास्टर जी के साथ ही जाओ। मिंग अपनी मास्टर से कहता है मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है मार्शल एक आर्मी की जनरल है और ये हमेशा ही बहुत ज्यादा अकेली रही है और इनका मिजाज भी बहुत ज्यादा ठंडा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि इन्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र है। थोड़ी देर के बाद ड्रैगन मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो अपने साथ 3 डिसाइपल्स को लेकर आते हैं। उनसे कहते हैं चलो चलते हैं, मैं अपने साथ अपने बेस्ट तलवारबाजों को लेकर आया हूँ, ये भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। मास्टर जी कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और वो साथ ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं और उन सभी को अपने साथ लेकर स्वर्ड पूल होली लैंड की तरफ चल पड़ते हैं। वो सारे स्वर्ड पूल होली लैंड के एरिया में जैसे दाखिल होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े पिलर्स होते हैं। मिंग उन सारे पिलर्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है इन सारे पिलर्स के ऊपर तो रून फॉर्मेशंस लिखी हुई हैं, यानी कि ये सारे पिलर्स यहाँ पर डेकोरेशन के लिए नहीं है बल्कि ये एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बना सकते हैं अगर इन सभी को एक साथ एक्टिवेट किया जाए। मिंग अपने मास्टर जी से कहता है मास्टर जी ये कौन सी फॉर्मेशन है? मास्टर जी उसे कहते हैं इसको ही
हेवन एंड अर्थ एब्सोल्यूट किलिंग अरे कहा जाता है। एक बार अगर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया जाए तो चाहे कोई मार्शल गार्ड ही क्यों ना हो, वो भी इसमें से बाहर नहीं निकल सकता। मिंग इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता और कहता अब इस बात का क्या मतलब है, वो लोग यहाँ पर कंपटीशन क्यों रख रहे हैं एक बड़ी फॉर्मेशन में, ये कोई ट्रैप तो नहीं है। गोल्डन मास्टर से कहते हैं लड़के तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्पेशल है और इसके हर एक पिलर को एक्टिवेट करने के लिए एक मार्शल गार्ड की जरूरत होती है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंजम्पशन होती है, पैसे की भी और एनर्जी की भी। जब तक स्वर्ड पूल के ऊपर कोई अटैक न करे या फिर बहुत ज्यादा क्राइसिस की सिचुएशन ना हो, ये लोग इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं करेंगे। इस सब का ताल्लुक तुम्हारे कंपटीशन से नहीं है, तुम लोग आराम से अपना कंपटीशन पूरा कर सकते हो। फिर वो सारे लोग वहाँ पर नीचे उतर आते हैं। ऐसे वो लोग वहाँ पर उतरते हैं। ड्रैगन मास्टर की एक स्टूडेंट उनसे कहती है मास्टर आज तो बहुत ही अजीब बात है कि स्वर्ड पूल होली लैंड का कोई भी बंदा यहाँ पर हमें ग्रीट करने के लिए नहीं आया, पता नहीं वो सारे कहाँ पर हैं। ड्रैगन लॉर्ड से कहते हैं हाँ मुझे भी बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि मैंने यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा। वो साइड पर देखते हैं तो साइड पर एक लड़के की एंट्री होती है, तो ये लड़का टोंगटियन होली लैंड से है और स्वर्ड पूल होली लैंड के सारे लड़के भागते हुए उसके पास जाते हैं उसे वेलकम करने के लिए। मास्टर जी कहते हैं मैं भी सोच रहा था कि ये सारे पता नहीं कहाँ पर हैं और हमें वेलकम करने के लिए क्यों नहीं आए, तो ये वहाँ पर लड़के को वेलकम करने के लिए गए हैं जो कि टोंगटियन होली लैंड से है। ड्रैगन मास्टर कहते हैं लेकिन पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, टोंगटियन होली लैंड के लोग यहाँ पर आकर कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेते। लेकिन साथ ही ड्रैगन मास्टर को कुछ याद आता है। ड्रैगन मास्टर कहते हैं तो अब मुझे याद आया ये लड़का यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए क्यों आया है, क्योंकि लास्ट टाइम हिडन ड्रैगन कंपटीशन की लिस्ट में मिंग ने इसके छोटे भाई को हरा दिया था, इसी वजह से शायद यहाँ पर बदला लेने के लिए आया है। थोड़ी देर के बाद स्वर्ड पूल होली लैंड के एल्डर यानी कि उनके लीडर वहाँ पर आते हैं और उन सभी से कहते हैं आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वर्ड पूल होली लैंड के मास्टर का नाम मास्टर लिन है। तो वहाँ पर आने के बाद उन सभी से कहते हैं चलो ठीक है अब सभी लोग अपनी अपनी अरीना को सेटअप करो और इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर जितने भी मास्टर्स होते हैं वो सारे अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहाँ पर अपनी अपनी अरीना को सेटअप करते हैं। यहाँ पर इन सभी ने अपने अपने अरीना बनाए हैं जहाँ पर दूसरे आकर इनको चैलेंज कर सकते हैं। मिंग ये सब कुछ देखकर हैरान होता है और मास्टर जी से कहता है मास्टर जी यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उन सभी ने अपने अरीना फॉर्मेशन को सेटअप कर लिया है, क्या मुझे सभी को जाकर एक एक करके हराना पड़ेगा क्योंकि मुझे फर्स्ट प्लेस चाहिए और बहुत सारे इनाम भी जीतने हैं। मास्टर जी आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं नहीं बच्चे तुम्हें अभी तक इस बात की समझ नहीं आई, तुम्हें यहाँ पर किसी को भी जाकर चैलेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम हिडन ड्रैगन लिस्ट के कंपटीशन में पहले नंबर पर आए थे, इसलिए तुम्हें किसी को चैलेंज नहीं करना क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें चैलेंज करने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। साथ ही मास्टर जी मिंग से कहते हैं जरा उस तरफ देखो, टोंगटियन का लड़का वो तुम्हारी तरफ कब से घूर घूर कर देख रहा है, मुझे लगता है कि सबसे पहले वही तुम्हें चैलेंज करेगा। मिंग अपने मास्टर से कहता है मास्टर ये तो मुझसे बदला लेने के लिए आया होगा, वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझसे बदला लेना चाहते हैं, क्या मुझे इन सभी के साथ फाइट करना पड़ेगी। मास्टर जी से कहते हैं नहीं तुम्हें इन सभी के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है, हिडन ड्रैगन कंपटीशन बहुत ज्यादा अलग है इस वर्ल्ड कंपटीशन से, वहाँ पर तुम्हें सभी के साथ फाइट करना पड़ती है क्योंकि वहाँ पर तुम्हें टॉप रैंकिंग पर आना होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग प्राइज यानी कि बैटिंग करते हैं, यहाँ पर तुम किसी की भी फाइट को रिजेक्ट कर सकते हो, कोई तुम्हें अगर चैलेंज करे और तुम्हारे पास जितना पैसा है वो उतने पैसे तुम्हारे साथ ना लगा सके, इसका मतलब तुम उसकी फाइट को रिजेक्ट कर सकते हो और रूल के मुताबिक वो इस फाइट से पीछे हट जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि तुम जिसके साथ चाहे उसके साथ फाइट कर सकते हो जब तक कि वो तुम्हारे गिफ्ट के बराबर का गिफ्ट न ले आए, चाहे तुम्हारा ओपोनेंट कितना ही ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो। अगर तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है बैटिंग के लिए और उसके पास पैसा कम है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, तुम उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर सकते हो। स्वर्ड पूल होली लैंड का ग्रीन ड्रैगन कंपटीशन न सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखने के लिए बल्कि तुम्हारे पैसे को देखने के लिए भी है। मास्टर से कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, फिर मैं अरीना में जा रहा हूँ और वो जंप करते हुए अरीना में चला जाता है। साथ ही वो बिमिंग से कहता है बिमिंग मेरी पावर को 50% तक सुप्रेस कर दो। मिंग कहता है आज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होगा क्योंकि काफी अरसे के बाद मैं दोबारा से फाइट करने लगा हूँ। मिंग अभी वहीं पर खड़ा होता है कि वहाँ पर एक लड़के की एंट्री होती है। वो लड़का कहता है मेरा नाम यू पिंग जी है, स्पिरिचुअल स्वर्ड सेक्टर का एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए आया हूँ। मिंग काफी हैरान होता है और कहता है तुम स्पिरिचुअल स्वर्ड सेक्टर के स्टूडेंट हो और मैंने आज से पहले कभी भी इस सेक्टर के लोगों के साथ फाइट नहीं की, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। वो लड़का मिंग से कहता है मुझे तुम्हारा नाम पता है क्योंकि मेरे अंकल तुम्हारे बारे में बताते रहते हैं। मेरे अंकल स्वर्ड पूल होली लैंड के, उनका नाम मास्टर ली जियान शी है। मास्टर ली जियान शी वही मास्टर हैं इनके साथ मिंग का झगड़ा चल रहा है। योपिंग मिंग से कहता है मैं काफी सारे गिफ्ट्स लेकर आया हूँ इसलिए तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे, तो जल्दी से अपने गिफ्ट्स बताओ और हम फाइट करते हैं। मिंग मास्टर ली का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है मेरी किस्मत तो बहुत ज्यादा अच्छी है, चलो सबसे पहले इसी लड़के को हराते हैं। लगता है कि मास्टर ली ने इस लड़के को जानबूझकर यहाँ पर भेजा है ताकि वो इस लड़के के साथ मेरी फाइट से मेरी कमजोरियां और मेरी पावर्स को देख सके। मिंग अपने मास्टर जी से कहता है मास्टर जी ये लड़का कह रहा है कि इसके पास काफी सारे गिफ्ट्स हैं, अब जबकि इन्होंने गिफ्ट्स तैयार किए हैं तो हम लोग भी इनके सामने काफी सारे गिफ्ट्स रखेंगे। मिंग अपने मास्टर जी से कहता है मास्टर जी ये हमारी पहली बैटल
कैपिटल है तो मैं यहाँ पर ज्यादा सिटीज नहीं लगाऊंगा, सिर्फ 2 से 3 सिटीज ही लगाए जाएंगे। सिटी का नाम सुनते ही यू पिंग बेचारे की तो हालत ही खराब हो जाती है। वो कहता है ने गिफ्ट्स की बात की है, जहाँ पर तुम तो पूरे के पूरे 2-3 सिटी लगा रहे हो। मिंग से कहता है ब्रदर तुम्हें नहीं लगता कि हमें पहली फाइट में पूरे सिटी को नहीं लगाना चाहिए। साथ ही वो लड़का सोच रहा होता है हमारे स्पिरिचुअल स्वर्ड सेक्टर में सिटीज तो है ही नहीं है, अगर मैं अपने पूरे स्पिरिचुअल सेक्टर को ही बेच दूंगा तो भी हम लोग एक सिटी को नहीं खरीद सकते। हमारा स्पिरिचुअल स्वर्ड सेक्टर तो ब्लैक ड्रैगन सेक्टर से भी बहुत ज्यादा लो है। मास्टर जी चिल्लाकर मिंग से कहते हैं मिंग ये तुम क्या कर रहे हो, तो एक छोटे लड़के को बुली कर रहे हो। ठीक है तुम्हारा ताल्लुक एक बड़े जिनजेंग सेक्टर से है और तुम यहाँ पर सिटी लगा सकते हो, लेकिन पहले ही मैच में इस तरह बड़े सिटीज लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यूपिंग भी काफी खुश होता है और कहता है चलो शुक्र है इसके मास्टर को तो थोड़ी बहुत अकल है, इन्होंने सिटीज वाली बैट को कम कर दिया। लगता है कि अब ये लोग बैटिंग के ऊपर पैसे लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग अपने स्पिरिचुअल सेक्टर को बेच भी देंगे तो भी हम लोग 1 से 2 सिटीज नहीं खरीद पाएंगे। मास्टर जी कहते हैं मेरी रिंग के अंदर 18 बिलियन मार्शल गॉड कॉइन्स हैं और हम लोग बैटिंग में इन्हीं सारे कॉइन्स को लगाने वाले हैं। यूपिंग से कहते हैं चलो जल्दी से अब तुम भी इतने पैसे लेकर आओ। यूपिंग जी देखकर कहता है 1 बिलियन गॉड कॉइन्स मैं इतनी ज्यादा कहाँ से लेकर आऊंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 214 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 215 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एक लड़का जिसका नाम यू पिंग है, वो स्पिरिचुअल स्वर्ड सेक्टर से है। वो मिंग को चैलेंज करने के लिए अरीना में आता है, जहाँ पर मास्टर जी 18 बिलियन मार्शल गॉड कॉइन्स बैटिंग पर लगाते हैं कि उस लड़के के पास इतना पैसा नहीं है, वो अपने पूरे सेक्टर को भी बेच दे तब भी उसके पास इतना पैसा नहीं हो सकता। देखने वाले सारे काफी हैरान होते हैं और कहते हैं 18 बिलियन मार्शल गॉड कॉइन्स ये तो बहुत ज्यादा पैसा है, और वो भी पहली फाइट के ऊपर। जिनजेंग चर्च वाले यहाँ पर पूरी तैयारी करके आए हैं। दूसरे सेक्टर वाले लड़के के पास तो इतना पैसा नहीं है और हमें लगता है कि ये वाली फाइट कैंसिल हो जाएगी, ये फाइट नहीं होगी। यूपिंग मिंग से कहता है ब्रदर प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लायक नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। साथ ही यूपिंग सोच रहा होता है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इतना ज्यादा पैसा लगाने के बाद हार गया, मैं अपने सेक्टर को बेचने के बाद इनको पैसा देना पड़ेगा और एल्डर मुझे नहीं छोड़ेंगे। मास्टर जी आगे से जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। मास्टर जी हंसते हुए उनकी इंसल्ट करते हैं और कहते हैं ये ट्यानजान लैंड में हो क्या रहा है। यहाँ पर स्पिरिचुअल स्वर्ड सेक्टर जैसा एक छोटा सेक्टर जो कि यहाँ पर अपने लड़के को फाइट करने के लिए भेज दिया, इस कंपटीशन में हिस्सा ले लिया, लेकिन वो यहाँ पर 18 बिलियन मार्शल गॉड कॉइन्स की छोटी सी रकम कभी इकट्ठा नहीं कर सकते। तो बहुत ही शेमफुल बात है और ये अपने आप को स्मॉल स्वर्ड पूल होली लैंड कहते हैं। मास्टर जी अभी हंस कर उसकी इंसल्ट ही कर रहे होते हैं कि यहीं पर स्पिरिचुअल स्वर्ड सेक्टर के मार्शल गार्ड यानी कि उनके लीडर आ जाते हैं। तो वो लीडर वहाँ पर आते ही कहते हैं मास्टर जी तुम्हें क्या हो गया है, ये तुम किस तरह की हरकतें कर रहे हो। लगता है कि तुम्हारे जिनजेंग सेक्टर वालों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तुमने अपने जिनजेंग सेक्टर का जितना भी पैसा है वो सारा इकट्ठा करके यहाँ पर ले आए हो, कि तुम्हारे पास पर्सनल कुछ भी नहीं है, उसी पैसे के दम पर तुम हमारी इंसल्ट कर रहे हो। मास्टर जी से कहते हैं तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, इसमें भी तो हमने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई है कि हमने अपने सारा पैसा दांव पर लगा दिया, हमारे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि बस ये बताओ कि तुम यहाँ पर बैटिंग करके फाइट करने वाले हो या नहीं। स्पिरिचुअल सेक्टर के मास्टर भी गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह बात करने की, तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है मेरे पास मार्शल कॉइन्स तो नहीं है, लेकिन हमारे पास हमें एक नई माइन मिली है, स्पिरिचुअल माइन जो कि नॉर्दर्न एरिया के पास है। हम उस स्पिरिचुअल माइन को दांव पर लगाएंगे और उसकी कीमत तकरीबन 20 मिलियन मार्शल गॉड कॉइन्स होगी। तो अब जल्दी से बताओ क्या तुम फाइट करोगे या नहीं। मास्टर जी से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि तुम यहाँ पर आकर बैटिंग करो। चलो ठीक है हम लोग तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और फाइट को स्टार्ट करते हैं। मिंग भी इसी बारे में सोच रहा था। मिंग कहता है मुझे लगता है कि मास्टर जी को पहले से पता था कि इनके पास एक स्पिरिचुअल माइन है जो कि इन्हें अभी नहीं मिली है, इसी वजह से मास्टर इनको गुस्सा दिला रहे थे कि इनके एल्डर यहाँ पर आए और आकर बैटिंग में उस स्पिरिचुअल माइंड को दांव पर लगा दें। साथ ही मिंग कहता है हालांकि ये दूसरा एल्डर ये भी एक मार्शल गॉड है, लेकिन इसको अपने इमोशंस के ऊपर जरा भी कंट्रोल नहीं है। ये सिर्फ थोड़ी सी बातें सुनने के बाद गुस्सा हो गया और गुस्से में इसने अपनी स्पिरिचुअल माइंड को दांव पर लगा दिया, जबकि इसे पता है कि ये हारने वाला है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर ऐसी बात नहीं है, ये मार्शल गार्ड्स हैं और मार्शल गार्ड्स यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। ट्यानजान लैंड में मार्शल गार्ड से पावरफुल कोई भी नहीं है, इसी वजह से ये कभी भी किसी चीज के लिए समझौता नहीं करते। ऐसे क्या आपके मास्टर जी हैं क्योंकि वो सेक्टर के कार्डिनल हैं। उन्होंने अपने सेक्टर लीडर को ये बात बताए बिना ही उनके सारे पैसे को अपनी रिंग में डाला और यहाँ पर कंपटीशन के लिए कम्पीट करने के लिए आ गए कि इनके पास पावर है, इसलिए इन्होंने लीडर से इस बारे में पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। कभी कभी तो ये सारे मार्शल गार्ड्स बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा जालिम हो जाते हैं। यहीं पर बिमिंग मास्टर को एक किस्सा सुनाती है। बिमिंग कहती है एक बार एक मार्शल गार्ड से बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वो एक बैरन लैंड की तरफ गए। वहाँ पर एक गाँव में एक आम सा गुंडा था। उस गुंडे ने बात
को जाने बिना कि उसके सामने जो मास्टर खड़ा है वो एक मार्शल गार्ड है। उसने उसके साथ गुस्से से बात की और उसके चेहरे के ऊपर थूक दिया। वहाँ से वो मार्शल गार्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और मार्शल गार्ड ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस गुंडे की लाइफ स्पैन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि 1000 साल कर दिया। उसके बाद उस बंदे को अपने सेक्टर के कैदखाने में कैद कर दिया, जहाँ पर 2-3 एल्डर्स हमेशा उसके सामने रहते थे और उसे सजा दी गई। उसे सारा दिन सिर्फ थूकते रहना था, क्योंकि उसने मार्शल गार्ड के चेहरे पर थूका था, इसलिए उसे सजा दी गई। बाकी के पूरे 1000 साल वो बेचारा सारा दिन बस थूकता रहता, यहाँ तक कि 1000 साल खत्म होने के बाद जब उसकी मौत हुई तब उसकी जान छूटी। मिंग कहता है ये मार्शल गार्ड तो बहुत ज्यादा लुनेटिक्स हैं, पागल हैं। ऐसी सजा कौन देता है? किसी आम इंसान की लाइफ स्पैन को इतना ज्यादा बढ़ा देना कि 1000 साल तक सिर्फ उसे थूकते रहने की सजा देना। फिर मिंग यूपिंग की तरफ देखता है और कहता है लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, ये लोग यहाँ पर मार्शल गार्ड कोइंस की बैटिंग लगा रहे हैं, लेकिन इनका जो लड़का है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसे तो मैं एक ही मूव में हरा सकता हूँ। ये मार्शल गार्ड ये बात नहीं देख रहे कि इनका लड़का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ये अपने सेक्टर का नुकसान करवा लेंगे। यूपिंग भी बेचारा बहुत ज्यादा घबराया होता है। वो कहता है मैं इससे फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि 20 मिलियन मार्शल कॉइन्स ये बहुत ज्यादा होते हैं, कि अगर मैं यहाँ पर हार गया तो मैं सेक्टर वालों को ये सारा पैसा कहाँ से पूरा करके दूंगा। लीडर उसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें यहाँ पर फाइट करने नहीं दूंगा, क्योंकि 20 बिलियन मार्शल कॉइन्स बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। इसलिए जल्दी से अरीना से नीचे उतरो और अपने सीनियर ब्रदर जेंची को यहाँ पर बुलाओ, वो यहाँ पर फाइट करेगा। और उसी वक्त जेंची वहाँ पर एंट्री मारता है। जेंची एक बड़ा ही हट्टा कट्टा लड़का है और उसके पास एक लंबी सी तलवार है, बिल्कुल हमारे एरिक की तरह। मास्टर जी भी जेंची को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इस लड़के के पास स्पिरिचुअल स्वर्ड ब्लड लाइन है, यानी कि इसकी ब्लड लाइन काफी प्योर है। लीडर मास्टर जी से कहते हैं तो अब क्या हुआ, क्या तुम्हारी सारी हवा निकल गई? ये हमारे सेक्टर का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है और इसके अलावा इसके पास स्पिरिचुअल स्वर्ड सेक्टर की ब्लड लाइन भी है। इसने बहुत सारी तलवारबाजी की टेक्निक्स को मास्टर किया हुआ है। पिछले 3 महीने पहले इसने अपनी स्पिरिचुअल स्वर्ड को भी फोर्ज किया था। इस वक्त हमारे पूरे स्पिरिचुअल स्वर्ड सेक्टर में सबसे बेस्ट डिसाइपल यही है। लीडर अपने लड़के की तारीफ करते हुए कहते हैं चलो मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। कुछ अर्सा पहले जो अपनी तलवारबाजी की टेक्निक्स को सुधारने के लिए स्वर्ड पूल होली लैंड में गया था और वहीं पर जाकर इसने तलवारबाजी की टेक्निक्स को बेहतर किया। वहाँ पर इसने जितने भी लड़कों के साथ फाइट किया उन सभी को हराया है। ये लड़का तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब मैं इसकी एज में था तब मैं भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब जल्दी से इस बात को मान लो, तुम इस बैटिंग को हार चुके हो। मास्टर जी अपनी टेलीपैथी को यूज करते हुए मिंग से कहते हैं मिंग प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा केयरलेस था, मुझे नहीं पता था कि इनके पास टॉप ग्रेड का लड़का है। लड़का तो वाकई में एक जीनियस है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना फुल ऑन देना पड़ेगा। ऊपर से इस लड़के ने स्पिरिचुअल स्वर्ड मेथड को भी मास्टर किया हुआ है, क्योंकि स्पिरिचुअल स्वर्ड सेक्टर वालों की सीक्रेट टेक्निक है। अगर इसने उस टेक्निक को यूज किया तो तुम्हारे जीतने के चांसेस कम है। मिंग कहता है मुझे लगा ही था, जैसे ही हम लोग यहाँ पर कुछ न कुछ बैटिंग करेंगे तो यहाँ पर जितने भी कम्पिटिटर्स होंगे वो अपने सबसे बेस्ट डिसाइपल्स को लेकर आएंगे। यहीं पर रेफरी उन सभी से कहता है तो बैटिंग दोनों तरफ से सेट हो चुकी है और चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया गया है। एक तरफ जेंची है जो कि स्पिरिचुअल स्वर्ड सेक्टर से है, दूसरी तरफ जैन मिंग है जो कि जिनचैंग सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो फाइट को स्टार्ट कर देते हैं। जेंची अपनी तलवार निकालता और कहता है मैं एक फर्स्ट क्लास का वॉरियर हूँ और तुम्हारे जैसे लो क्लास के वॉरियर को मैं चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन अब जबकि जो हमारे स्पिरिचुअल माइंड के रिलेटेड है, अगर हम लोग यहाँ पर हारेंगे तो वो स्पिरिचुअल माइंड हमें तुम्हारे सेक्टर को देना पड़ेगी, इसलिए मुझे तुमसे फाइट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपना पूरा बेस्ट दूंगा ताकि तुम्हें जल्दी से जल्दी हराया जा सके। मिंग भी जल्दी से अपनी ड्रैगन होली स्वर्ड बाहर निकाल लेता है। मिंग जेंची से कहता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन एंड पर एक ही फैसला होता है, वो लोग मेरे हाथों से बुरी तरह से हारते हैं। साथ ही मिंग उसे कहता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल माइंड हमें दे दी, तुम्हें एडवांस में थैंक यू कह रहा हूँ। जेंची भी काफी गुस्सा हो जाता है और वो भी आगे बढ़ता है उस पर अटैक करने के लिए और वो दोनों ही अपनी स्पीड के साथ अपनी तलवारों को घुमाते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जेंची की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है, जबकि मिंग को भी उसकी स्ट्रेंथ को फेस करने में काफी मुश्किल होती है। मिंग ऊपर की तरफ जंप करता है और उसके ऊपर अपनी तलवार से जबरदस्त अटैक करता है, जबकि जेंची अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। जेंची को भी पता चल जाता है कि इस लड़के की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। वो कहता है इस लड़के की तलवार ही भारी नहीं है, बल्कि इस लड़के के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। हालांकि मैंने इसकी तलवार को यहाँ पर ब्लॉक किया है, लेकिन फिर भी बची हुई पावर मेरी बॉडी के अंदर चली गई है और मुझे महसूस हो रहा है। जेंची जल्दी से अपनी तलवार की एक स्ट्राइक लगाता है और मिंग को पीछे की तरफ हटा देता है। मिंग कहता है हालांकि मैं यहाँ पर सिर्फ 50% अपनी पावर को यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास 1 मिलियन पाउंड्स की पावर है। 1 मिलियन पाउंड्स की पावर को ये लड़का बर्दाश्त कर रहा है, इसका मतलब ये भी कोई आम वॉरियर नहीं, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मिंग अपनी स्पेशल मूव नाइट शैडो ब्लेड को यूज करता है और सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है, जबकि जेंची अपनी एक्सप्लोसिव हीट मेथड को यूज करता है और अपनी तलवारबाजी की स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन उसे अटैक को ब्लॉक करने में काफी मुश्किल हो रही होती है। मिंग इस बात से काफी खुश हो जाता है और कहता है लगता है कि वो स्पिरिचुअल माइंड वो तो हमें ही मिलेगी। जेंची भी इस बात से काफी हैरान होता है। जेंची कहता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब मुझे पता चला कि इसने हिडन ड्रैगन लिस्ट के कंपटीशन में फर्स्ट रैंक कैसे हासिल किया था।
साथ ही वो कहता है हम लोग स्पिरिचुअल माइंड को नहीं हार सकते, मुझे अपनी स्पिरिट्स वर्ड को यूज करना पड़ेगा। पीछे एक चैप्टर में भी हमने स्पिरिट्स वर्ड को देखा था, लड़के ने स्पिरिट्स वर्ड को यूज किया था। ये अपने मुंह के अंदर से अपनी एनर्जी को कंडेंस करके एक स्वर्ड बनाते हैं, उसे फायर करते हैं। जैनची भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो अपने मुंह में स्पिरिट एनर्जी को इकट्ठा करता है और एक स्वर्ड बना के उसे मिंग के ऊपर छोड़ देता है और वो बड़ी स्पीड के साथ मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। क्योंकि वो बहुत ही छोटी होती है और कंडेंस्ड एनर्जी होती है, इसलिए उसकी पावर भी ज्यादा है और स्पीड भी बहुत ज्यादा है। मिंग के पास सोचने के लिए बहुत ही कम टाइम होता है। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपको बहुत ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा, ये एक स्पिरिट स्वर्ड है जो कि उस लड़के ने अपनी स्पिरिट को कंडेंस करके बनाई है। इसकी स्पीड और इसकी पावर बहुत ज्यादा है। एक बार पहले भी आपने इस तरह की स्पिरिट स्वर्ड का सामना किया था, लेकिन वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। मिंग ऊपर की तरफ जंप करता है। स्पिरिट स्वर्ड जो होती है जो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह है, यानी ये अपने टारगेट का पीछा करती है। मिंग ऊपर की तरफ जंप करते हुए कहता है मैंने सारी तैयारी की हुई है, और वहीं पर जंप करते हुए वो रास्ते में ही अपनी तलवार को सामने करते हुए जल्दी से एक फॉर्मेशन ओपन करता है। कहता है क्योंकि मेरे पास फॉर्मेशंस को बनाने की मास्टरी है, मैं अपनी तलवार को यूज करते हुए जहाँ पर फॉर्मेशंस ओपन कर सकता हूँ। स्पिरिट स्वर्ड की स्पीड को कम करने के लिए फॉर्मेशंस बनाता है। स्पिरिचुअल सेक्टर के मास्टर भी ये देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना रहा है ताकि ये स्पिरिट स्वर्ड की स्पीड को कम कर सके। मास्टर जी से कहते हैं तुम्हारा लड़का तो फॉर्मेशंस बनाने में काफी ज्यादा अच्छा है। मास्टर जी से कहते हैं तुम्हें क्या लगा था मैं फॉर्मेशंस का मास्टर हूँ, तो मेरे स्टूडेंट को फॉर्मेशंस बनाना तो आती होंगी। मिंग अपनी कन्फाइनमेंट फॉर्मेशन के 10 रिंग्स बनाता है। उन 10 रिंग्स के अंदर से जैसी वो स्पिरिट स्वर्ड गुजर कर आती है तो मिंग तक पहुँचने से पहले ही वो टूट जाती है और टुकड़े टुकड़े हो जाती है। जैसी वो स्पिरिट स्वर्ड टूटती है तो उसके यूज करने वाला की सोल भी अंदर से टूट जाती है। जैनची काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो मरता नहीं है। स्पिरिट स्वर्ड टूट चुकी है, लेकिन मैं यहाँ पर हार नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर हार मान ली हमारी स्पिरिचुअल केव इन लोगों को देना पड़ेगी और हम लोग हार जाएंगे। उसके बाद मैं अपने मास्टर को इस बारे में क्या एक्सप्लेन करूंगा, मैं अपने सेक्टर का टॉप जीनियस हूँ, इस लड़के से नहीं हार सकता। मुझे यहाँ पर अपनी फॉरबिडन टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को ब्लो करना पड़ेगा, और वो वहीं पर चिल्लाकर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करने लगता है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 215 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। रिवेंज सीकर के एपिसोड 216 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपनी फॉर्मेशंस को यूज करते हुए जैनची की स्पिरिट स्वर्ड को तोड़ देता है। उसकी स्पिरिट स्वर्ड के टूटने के बाद जैनची बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जैनची कहता है मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, वरना हमारे सेक्टर की स्पिरिचुअल माइंड इनके पास चली जाएगी। वो तकरीबन 20 बिलियन मार्शल गॉड कॉइन्स की है। मैं इतना बड़ा नुकसान अपने सेक्टर को नहीं दिला सकता। अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी बॉडी को ब्लॉक करने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के बाद मिंग को भी साथ ही मार डाले, और वो अपने फाइनल मूव को यूज करने के लिए अपनी पावर्स को रिलीज करता है। दूसरी तरफ से मिंग भी अपने जिनजैंग सेक्टर की अपनी डान ऑफ द गॉड वाली स्पेशल मूव को यूज करता है, जो कि उसने गॉड लेवल की मार्शल टेक्निक बनाई थी। मिंग कहता है अगर तुम इस तरह हार नहीं मानने वाले चलो फिर ठीक है, कहता है कि बैटलफील्ड पर ही तुम्हारी मौत होगी और इसी तरह तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। जैसे ही वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करता है उसी वक्त स्पिरिचुअल स्वर्ड सेक्टर के मास्टर सेंटर में आ जाते हैं और उन दोनों की फाइट को रोक देते हैं और कहते हैं ठीक है रुक जाओ। मिंग भी वहीं पर रुक जाता है और उनका स्टूडेंट भी रुक जाता है। जैनशी चिल्लाकर अपने मास्टर से कहता है मास्टर आप ये क्यों कर रहे हैं। मास्टर मिंग से कहते हैं ठीक है मेरा लड़का हार गया, हम लोग अपनी हार को मानते हैं, स्पिरिचुअल माइंड तुम्हारी हुई। जैनशी अपने मास्टर से कहता है मास्टर हम लोग यहाँ पर हार नहीं मान सकते, मैं अभी फाइट कर सकता हूँ, इस फाइट को क्यों रुकवा रहे हैं। मास्टर जैनशी से कहते हैं जैनशी तुम इस लड़के से कभी भी नहीं जीत सकते। स्पिरिचुअल माइंड का क्या है, इस तरह की स्पिरिचुअल माइंड हमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा मिलेंगी, लेकिन तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को मैं यहाँ पर नहीं गवा सकता। तुम हमारे सेक्टर के टॉप टैलेंट हो, तुम्हें और ज्यादा कल्टीवेट करवाएंगे और फ्यूचर में तुम जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तुम इससे फाइट करके दोबारा अपनी स्पिरिचुअल माइंड को वापस ले लेना। जैनशी अपनी मास्टर की बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देता है क्योंकि मास्टर उसकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं। तो मास्टर वहाँ से जाने से पहले मास्टर जी से कहते हैं हमारी वो स्पिरिचुअल माइंड उसकी मैं तुम्हें लोकेशन बता देता हूँ, तुम अपने जिनजैंग सेक्टर के लोगों को वहाँ पर भेज देना, मैं अपने लोगों को वहाँ से वापस बुला लूंगा। आज से वो स्पिरिचुअल माइंड तुम्हारी हुई। और फिर साथ ही वो अपने स्टूडेंट को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मिंग हंसता हुआ वापस आता है और मास्टर जी से कहता है मास्टर जी मैंने आपके लिए एक बहुत बड़ा इनाम जीता है, मैंने अपने जिनजैंग सेक्टर के लिए एक बड़ी स्पिरिचुअल माइंड को जीता है, क्या हमें उससे कोई फायदा भी होगा या नहीं। मास्टर जी उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वो एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल माइंड है। मास्टर जी मिंग से कहते हैं और हाँ इससे तुम्हें भी काफी ज्यादा फायदा होगा। इस तरह के मास्टर ने बताया कि वो स्पिरिचुअल माइंड 20 बिलियन मार्शल गॉड कॉइन्स की है। हम तुम्हें ये सारे के सारे गॉड कॉइन्स तो नहीं दे सकते, लेकिन इसके बदले में तुम्हें शेयर मिलेगा, तुम्हें 5 बिलियन मार्शल कॉइन्स मिलेंगे। इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मास्टर जी उसे कहते हैं तो क्या तुम्हारे लिए इतना काफी है, क्या तुम्हें सिर्फ 5 बिलियन मार्शल कॉइन्स ही चाहिए। मिंग कहता है आपको तो पता है कि मैंने
यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स ओपन किए हैं। मैं 5 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स का क्या करूंगा, मुझे ये सारे गार्ड कॉइन्स नहीं चाहिए। चाहता हूँ कि मैंने जितने भी बैंक्स ओपन किए हैं जिनचैंग चर्च के लिए, उन सारे बैंक से जितना भी प्रॉफिट आता है उसका 30% मुझे दिया जाए। मास्टर से कहता है मास्टर आपका इस बारे में क्या ख्याल है। मास्टर जीव से कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि 30% शेयर बहुत ज्यादा कम है। चलो ठीक है, मैं वापस जाने के बाद सेक्टर के लीडर से इस बारे में बात करूंगा कि तुम मेरे कार्डिनल डिसाइपल हो, चाहता हूँ कि कम से कम तुम्हें 40 से 50% शेयर तो जरूर मिले। लेकिन मिंग अपने मास्टर जी से कहता है मास्टर जी लगता है कि आपको बिजनेस के बारे में इतना कुछ नहीं पता, मेरे लिए 30% ही काफी है। क्योंकि मिंग अंदर से सोच रहा होता है मास्टर को शायद इस बारे में नहीं पता 30% एक बैंक से अगर प्रॉफिट आएगा सारे बैंक्स का 30% बहुत ज्यादा बन जाएगा। 5 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। कभी वहीं पर मास्टर के साथ भी बात कर रहा होता है कि टोंगटियान होली लैंड का लड़का वहाँ पर आता है। वो मिंग से कहता है मेरा नाम होंग टाओ है, मैं जिनचैंग सेक्टर के लड़के जी मिंग को चैलेंज करना चाहता हूँ। होंग टाओ मिंग से कहता है मैं यहाँ पर बदला लेने के लिए आया हूँ क्योंकि तुमने मेरे भाई होंग शेंग को हिडन ड्रैगन लिस्ट के कंपटीशन में हराया था। हमारी वजह से मेरा भाई तीसरे नंबर पर आया, हालांकि उसे पहले नंबर पर होना चाहिए था। मिंग को पता है कि होंग टाओ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिंग उसकी तरफ देखने के बाद थोड़ी देर के लिए सोचता है और उसके बाद अपने मास्टर से कहता है मास्टर हम लोग इस लड़के के साथ फाइट में कितनी ज्यादा बैटिंग कर सकते हैं, हमारे पास कितने सिटीज हैं। उसके मास्टर से कहते हैं हम लोग 3 सिटीज दांव पर लगा सकते हैं। मिंग उसे कहता है होंग टाओ तो अब तुम बताओ कि तुम इतनी ज्यादा बैट लगा सकते हो या नहीं, क्या तुम्हारे पास 3 सिटीज है। होंग टाओ से कहता है हमारे टोंगटियान होली लैंड में पूरे 30 बड़े शहर हैं, सारे के सारे बहुत ज्यादा अमीर और पॉपुलेशन वाले हैं। सिर्फ 3 शहरों की बात कर रहे हो, मैं पूरे के पूरे 30 को दांव पर लगा सकता हूँ, क्या तुम मुझसे फाइट करोगे या नहीं। मिंग उसे कहता है लेकिन वो सारे का सारा टोंगटियान सेक्टर वो तुम्हारा तो नहीं है, तुम्हें अपने एल्डर से परमिशन लेना पड़ेगी और जहाँ पर तुम्हारा कोई भी एल्डर नहीं है। तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए रूल्स को चेंज कर देता हूँ, हम लोग 3 बड़े शहरों को दांव पर लगाने वाले हैं और 3 बड़े शहरों के बराबर की प्राइस तुम्हें लगाना होगी। क्या तुम्हारे पास इतने सारे मार्शल गार्ड कॉइन्स हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर तुम मुझसे फाइट नहीं कर सकते, यहाँ से नीचे चले जाओ। होंग टाओ उसे कहता है मैं अपनी पूरी जिंदगी की सारी कमाई यहाँ पर लगा सकता हूँ, मेरे पास 1 मिलियन गार्ड कॉइन्स हैं, सारे के सारे बैटिंग पर लगाने वाला हूँ। मिंग मास्टर जी से कहता है मास्टर जी हमारे 3 बड़े शहरों की कीमत कितनी है। मास्टर जी मिंग से कहते हैं इन तीनों बड़े शहरों की पॉपुलेशन 300 से 400 मिलियन पीपल्स है। हर साल इनके पास से बहुत सारा टैक्स इकट्ठा होता है और अगर उस टैक्स का हिसाब लगाया जाए तो हर साल हमें 30 से 40 बिलियन गार्ड कॉइन्स का मुनाफा होता है। और अगर हम लोग 30 साल के हिसाब से इसको देखें तो हमारे पास बिलियंस के हिसाब से गार्ड कॉइन्स इकट्ठे होते हैं टैक्स की मद में। मिंग मास्टर जी की सारी बात सुनने के बाद होंग टाओ से कहता है तुमने सुन लिया ना कि हमारे पास कितना ज्यादा पैसा है और हमारे शहर कितने ज्यादा पैसे के बनते हैं। हमारे पास सिर्फ 1 मिलियन गार्ड कॉइन्स हैं, इतने काफी नहीं है। तुम्हारे पास बाकी के सारे पैसे हो जाएं, वो सारे लेकर यहाँ पर आ जाना और मुझे चैलेंज करना। फिलहाल तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूँ, चलो जल्दी से यहाँ से बाहर चले जाओ। मिंग साथ ही सोच रहा होता है मैं यहाँ पर इसके बदले को पूरा करने के लिए इसके साथ फाइट नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पर 2 बड़े सेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उनके लिए मुझे बहुत कुछ जीतना है। इसके साथ मैं अपना टाइम नहीं जाया करने वाला। होंग टाओ से कहता है तो तुम मेरे साथ फाइट करोगे या नहीं, लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मिंग उसे कहता है सॉरी ब्रदर, तुम्हें भी पता है कि यहाँ के रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल हैं, तुम्हारे पास प्राइज मनी नहीं है तो फिर तुम्हारे साथ फाइट नहीं की जाएगी, मेरी बराबरी की प्राइज मनी लेकर आनी पड़ेगी वरना यहाँ से चले जाओ। होंग टाओ को अपनी हार मानना पड़ती है क्योंकि उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि वो मिंग को चैलेंज कर सके। पीछे की तरफ मुड़ जाता है और यहीं पर स्वर्ड पूल होली लैंड के मास्टर लिन की एंट्री होती है, यानी कि स्वर्ड पूल होली लैंड के हेड की। वो वहाँ पर आती है और कहते हैं तुम सभी लोग तो बहुत ही अच्छा मजाक करते हो, तुम्हारे पूरे जिनचैंग सेक्टर के पास सिर्फ टोटल 15 शहर हैं, 15 शहरों में से कोई भी तुम्हें 3 शहर दांव पर नहीं लगाने देगा। मास्टर जी मास्टर लिन से कहते हैं तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें लगता है कि हम लोग 3 बड़े शहरों को दांव पर नहीं लगा सकते, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, लगता है कि तुम भी हमारे साथ हमारे लड़के को चैलेंज करने में इंटरेस्टेड हो, अगर वाकई में इंटरेस्टेड हो तो फिर चैलेंज करो। मास्टर लिन उनसे कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हारा ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी और ऐसी फोर्स है जो कि इस लड़के को हरा सके और कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जो तुम्हारे लड़के को चैलेंज करेगा, इसलिए मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से मेरे स्वर्ड पूल होली लैंड के अरीना में आ जाओ, वहाँ पर आकर मेरे बच्चों को चैलेंज करो, हमारे पास बहुत कुछ है दांव पर लगाने के लिए। ड्रैगन मास्टर मिंग से कहते हैं लड़के अब जबकि तुम्हें पहले नंबर पर आना है तो पहले नंबर पर आने के लिए स्वर्ड पूल होली लैंड के बच्चों को तो हराना ही पड़ेगा, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। ड्रैगन मास्टर मिंग से कहते हैं अब जबकि तुम स्वर्ड पूल होली लैंड के बच्चों से फाइट करने वाले हो तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर तुम ड्रैगन होली लैंड के होली सन की आइडेंटिटी लेकर जाओ, ठीक है, वहाँ पर तुम हमें रिप्रेजेंट करोगे, अपने जिनचैंग सेक्टर को नहीं। मिंग कहता है ठीक है मास्टर, मैं वहाँ पर आपको ही रिप्रेजेंट करूंगा। स्वर्ड पूल होली लैंड के अरीना का दिखाया जाता है, वहाँ पर सारे लोग मैच को देख रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं स्वर्ड पूल वाले तो हर बार ही जीतते हैं। तो वहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पर स्वर्ड पूल होली लैंड वाले अपने 7 होली सन्स को लेकर आए हैं, में से 6 पहले ही फाइट कर चुके हैं और अपनी फाइट्स को जीत चुके हैं, लगता है कि 7वां भी जीतेगा। इस बार भी स्वर्ड पूल होली लैंड वाले बहुत सारे इनाम लेकर जाएंगे। दूसरा 7 वाला लड़का उसे कहता है मैंने सुना है कि पिछली
बार के मैच में लिवरपूल होलीलैंड वालों ने 200 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस को जीता था। मुझे लगता है कि इस बार वो पहले से भी ज्यादा पैसा जीतेंगे। वो सारे अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है कि जांटियान होलीलैंड के डिक्लाइन की वजह से, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छे तलवारबाज हैं, लेकिन उनके व्हाइट एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक के खो जाने की वजह से लिवरपूल होलीलैंड वालों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि इनके पास अभी भी ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक है। और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त में पूरे टियानजिन होलीलैंड में कोई भी ऐसा सेक्टर होगा जिसका तलवारबाज लिवरपूल होलीलैंड की तलवारबाजों से ज्यादा बेहतर हो। इनको कोई भी नहीं हरा सकता। इसी वक्त उन सभी लोगों के बीच से मिंग निकलता है। मिंग उनसे कहता है रास्ता देना। मिंग वहीं पर उन सभी की भीड़ में खड़ा होकर कहता है, स्टेज के ऊपर जो 7 लोग हैं ये सारे के सारे लिवरपूल होलीलैंड के होली सन हैं। मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं तुम सभी के साथ एक एक करके फाइट करूं। तुम में से जिसके पास सबसे ज्यादा प्राइज है वो अपना नाम बताए, सिर्फ उसी के साथ फाइट करूंगा, बाकी सब साइड पे हट जाओ। साथ ही मिंग उनको अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताता है। मिंग उनसे कहता है, मेरा नाम जी मिंग है, मैं ट्रू ड्रैगन होलीलैंड का होली सन हूँ। सारे लड़के उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का उसको चैलेंज कर रहा है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। इसको इस बारे में नहीं पता कि जिसके पास बैटिंग के लिए सबसे ज्यादा पैसा होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये डायरेक्टली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को चैलेंज करना चाहता है। उनमें से कुछ कहते हैं, मुझे इसके बारे में पता है, मैं इस लड़के को जानता हूँ, ये तो ड्रैगन लिस्ट कंपटीशन में टॉप रैंकिंग पर था। उनमें से एक कहता है, मैंने तो यहाँ तक भी सुना है इस लड़के ने वहाँ पर लिवरपूल होलीलैंड के लड़कों को इतनी बुरी तरह से मारा था कि वो लोग आधे में कंपटीशन को छोड़कर वापस आ गए थे। उनमें से एक कहता है, लेकिन ये लड़का तो जिनजियांग सेक्टर का एक स्टूडेंट था, फिर ये अचानक से ट्रू ड्रैगन होलीलैंड का स्टूडेंट कैसे बन गया, ये उनका होली सन बनकर यहाँ पर कैसे आ सकता है। उसके साथ वाला लड़का उसे कहता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जीनियस है, मुझे लगता है कि टॉप फोर्सेस इस लड़के को अपने सेक्टर का हिस्सा बनाना चाहती हैं, इसी वजह से इस लड़के के पास डुअल आइडेंटिटी है। मास्टर लिन भी बड़े आराम से बैठे ये सब कुछ देख रही होती है। मास्टर लिन कहते हैं, मुझे पता था ये लड़का यहाँ पर जरूर आएगा। तो यहीं पर एरिना के सेंटर में एक लड़की आती है जो कि लिवरपूल होलीलैंड से है। वो उसे कहती है, मेरा नाम लियू प्याओ प्याओ है और मेरे पास यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राइजेस हैं और मैं इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हूँ। पास इस वक्त टोटल 5 बिलियन गार्ड कॉइन्स हैं। अगर तुम्हारे पास इतने गार्ड कॉइन्स हैं तो फिर तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो। मिंग उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, लियू प्याओ प्याओ ये कौन है? ये तो एक लड़की है, मुझे एक लड़की से फाइट नहीं करनी। मैं तो यहाँ पर जूडू हुआंग के साथ फाइट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि नंबर 1 डिसाइपल वो है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर ये लड़की यहाँ पर क्यों आ गई है? लियू प्याओ प्याओ उसे कहती है, लास्ट नाइट यहाँ से गायब हो गया था और वो अभी तक वापस नहीं आया, जबकि वो यहाँ पर नहीं है तो उसकी जगह पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ और मेरे पास ही सबसे ज्यादा प्राइजेस हैं। अगर तुम्हारे पास 5 बिलियन मार्शल कॉइन्स हैं तो फिर ठीक है, हम लोग फाइट करेंगे। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरे साथ फाइट कर सको। मिंग उसे कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ 5 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स को दाव पर लगाता हूँ। जबकि जूडू हांग यहाँ पर नहीं है तो फिर ठीक है, तुम्हें चैलेंज करते हैं। इसके यहाँ पर वापस आने से पहले थोड़ी देर तुम्हारे साथ वार्म अप कर लेता हूँ। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 216 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर के एपिसोड 217 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग लिवरपूल होलीलैंड की एक लड़की जिसका नाम लियू प्याओ प्याओ है उसे कहता है, तब तक जूडू हांग यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ ही वार्म अप कर लेता हूँ। वो उसके साथ फाइट करने के लिए 5 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स को लगाता है। वो लड़की जब उसकी बात सुनती है कि ये इसके साथ वार्म अप करने वाला है, इस बात से वो लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकालती है। उसे कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं जूडू हांग से बहुत ज्यादा वीक हूँ जो तुम मेरे साथ सिर्फ वार्म अप करने वाले हो? उसे कहता है, तुम अपने स्टाइल के साथ अपनी तलवार को निकाल रही हो। चलो भाई ठीक है, मैं भी स्टाइल के साथ अपनी तलवार को निकालता हूँ। मिंग ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव मारता है। इसी वक्त वो ग्राउंड के अंदर से अपनी तलवार को निकालता है जो कि उसकी ड्रैगन स्केल स्वर्ड होती है। मास्टर लिन इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। मास्टर लिन कहते हैं कि ये दोनों बच्चे ही फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा ईगर है, चलो जल्दी से इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। लियो प्याओ प्याओ उसे कहती है, चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ और मैं जूडू हांग से बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। देखते हैं कि तुम कब तक मेरे सामने टिक पाते हो, अब मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और वो अपनी तलवार लेकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। मिंग उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है। मिंग कहता है, ये लड़की इतनी भी वीक नहीं है। वो बिमिंग से कहता है, बिमिंग मेरी पावर को 80% तक रिलीज कर दो। मिंग जैसे मिंग की पावर को 80% तक रिलीज करती है, मास्टर लिन को ये बात महसूस हो जाती है। वो प्याओ प्याओ से कहती है, प्याओ प्याओ ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें भी अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करना पड़ेगा। प्याओ प्याओ अपने मास्टर की बात सुनती है और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज कर देती है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद दूर से ही उसके ऊपर स्ट्राइक लगाती है। उसके पास थंडर की पावर
पावर है वो स्ट्राइक लगाती है तो उसके अंदर से काफी सारी ठंडक निकलती है। बेचारा भी पीछे की तरफ धकेला जाता है, वो अभी भी पीछे की तरफ धकेला जा रहा होता है। मिंग कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़की बहुत ज्यादा पावर वाली है, इतनी स्ट्रेंथ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो बिमिंग से कहता है बिमिंग जल्दी से मेरी फुल पावर को रिलीज करो। बिमिंग उसकी सारी की सारी पावर को रिलीज कर देती है। अब मिंग अपनी 100% पावर को यूज कर रहा है। मिंग ने तो यहाँ पर इसी लड़की के साथ फाइट करने में अपनी 100% पावर को रिलीज कर दिया। अभी उसे जूडू हांग के साथ फाइट करनी है। मिंग अपनी फुल पावर को रिलीज करने के बाद बड़ी मुश्किल से उस ब्लो को मैनेज करता है। प्याओ प्याओ उसे कहती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुमने मेरे इस अटैक को ब्लॉक कर लिया, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, एक होली सान होने के लायक हो। प्याओ प्याओ उसे कहती है चलो अब देखते हैं अब तुम मेरे नेक्स्ट मूव को कैसे फेस करोगे। वो अपने मुंह के अंदर से इलेक्ट्रिक अटैक निकालती है। इस बार का अटैक भी इलेक्ट्रिक टाइप का अटैक होता है, लेकिन इस बार वो अपने मुंह से उसे कंट्रोल कर रही है। वो जिस तरफ फूंक मारती है उस तरफ उसके मुंह से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। बार बार उसके सारे अटैक्स को अवॉइड करता है। मिंग काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की सिर्फ फूंक मार रही है और उसके मुंह से स्वर्ड एनर्जी निकल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इस तरह की एनर्जी पहले कभी नहीं देखी। मिंग अभी इसी बारे में सोच ही रहा होता है कि वो उसके पास पहुंच जाती है। अपनी पर्पल इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन मिंग के पास क्योंकि टाइची डिवाइन आर्ट है वो पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है कि वो कहां पर उस पर अटैक करने वाली है, तो अपने शैडो क्लोन को वहां पर छोड़कर उसके पीछे की तरफ आ जाता है। अब तो मिंग बेचारे के पसीने छूट चुके हैं। मिंग कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं अपनी टाइची डिवाइन आर्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज नहीं करता तो अब तक इसके लाइटनिंग अटैक से मैं मर चुका होता। और प्याओ प्याओ भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है कि उसने मिंग को ओवर पावर कर दिया है। मिंग के बाजू के ऊपर से ब्लड निकल रहा होता है। प्याओ प्याओ ने अपना जो लास्ट अटैक किया था उसकी वजह से मिंग के बाजू पर लगी थी, जिसकी वजह से मिंग के बाजू से ब्लड निकल रहा है। पर्पल होली लैंड के सारे स्टूडेंट्स जो कि इस फाइट को देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं सिस्टर बहुत ही अच्छा कर रही हो, इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई हमारी यंग सिस्टर को यहाँ पर आकर चैलेंज करने की, लगता है ये लड़का मरना चाहता है। उनमें से एक लड़का कहता है ये तो बहुत ही अफसोस की बात है, सिस्टर प्याओ प्याओ ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाए, क्योंकि ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर करने के लिए बहुत ही भारी तलवार को उठाना पड़ता है। सिस्टर प्याओ प्याओ की बॉडी बहुत ज्यादा लाइट है और ये इतनी भारी तलवार को नहीं उठा सकती, क्योंकि अगर ये भारी तलवार को उठा पाती किसी ने ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर करना था। जूडू हांग तो सिस्टर के बाद आया है, इससे पहले तो हमारी सिस्टर प्याओ प्याओ यहाँ पर हमारे स्वर्डपूल होली लैंड की टॉप जीनियस थी और जूडू हांग इससे बहुत बार हार चुका है। जबकि उनमें से कुछ कहते हैं हमने इस लड़की के बारे में पहले क्यों नहीं सुना, कि साथ वाला लड़का उसे कहता है तुम आउटसाइडर हो इसलिए तुम्हें इस बारे में नहीं पता, हमारी सिस्टर प्याओ प्याओ के पास एक बहुत ही प्योर ब्लड लाइन है, इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। जूडू हांग के ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर करने से पहले वो कई बार इससे हार चुका है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक के बिना हमारी सिस्टर प्याओ प्याओ ही स्वर्डपूल होली लैंड की फर्स्ट जीनियस है। तो इससे एक लड़का कहता है मैंने सिस्टर प्याओ प्याओ को हमेशा ही उसकी 70% पावर को यूज करते हुए फाइट करते देखा है। 70% पावर को रिलीज करते हुए वो एक मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर को भी आसानी से हरा सकती है, लेकिन अब तो इसने यहाँ पर अपनी 100% पावर को अनलॉक कर दिया है। अब देखते हैं इस लड़के का क्या बनता है। उसके साथ वाला लड़का उसे कहता है तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे याद है सिस्टर प्याओ प्याओ ने 1 साल पहले एक वादा किया था, उसने एक कसम उठाई थी। सिस्टर प्याओ प्याओ ने कसम उठाई थी कि अगर उससे कोई यंग लड़का की उम्र उससे कम हो, उसका राम भी उससे लो हो, वो उसे फाइट में हरा देता है, सिस्टर प्याओ प्याओ उस लड़के से शादी कर लेगी। ये ऐसा क्यों चाहती है कि जिस लड़के से इसकी शादी हो वो इससे यंग हो। पहले वाला लड़का उसे कहता है शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता, सिस्टर प्याओ प्याओ जूडू हांग से बहुत ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि जूडू हांग इससे बड़ा है, वो इसका सीनियर है। इसी वजह से सिस्टर प्याओ प्याओ चाहती है कि उसकी शादी जिस लड़के से हो उसकी उम्र उससे कम हो, वो उसका जूनियर हो। तो नेक्स्ट सीन फिर से रीना का दिखाया जाता है। मिंग प्याओ प्याओ से कहता है मुझे इस बात को मानना पड़ेगा कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सीरियसली लेना ही पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड के साथ तुम्हें हरा सकता हूँ, मुझे अपनी दूसरी स्वॉर्ड को यूज करना पड़ेगा। तो इस बार मिंग अपने पास से जांटियान होली लैंड के लोहे से बनी हुई तलवार को बाहर निकालता है। मिंग उसे कहता है ये एक स्पेशल तलवार है जो कि जांटियान होली लैंड के आयरन से बनाई गई है और इसका वजन 3,60,000 पाउंड है। और साथ ही मिंग अपनी तलवार को घुमाता है और उसे कहता है अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये तलवार एक बार तुम्हारी स्किन के ऊपर लग गई तो दोबारा तुम्हारी स्किन इस तरह खूबसूरत नहीं रह पाएगी। देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इस लड़के की तलवार तो बहुत ज्यादा भारी है, कि क्या वाकई में इस तलवार को स्विंग भी कर पाएगा या नहीं, इस लड़की के पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। प्याओ प्याओ उसे कहती है मेरे पास जो तलवार है इस तलवार का नाम पर्पल लाइटनिंग है, क्योंकि ये भी एक बहुत ही स्पेशल तलवार है, इसे स्वर्डपूल होली लैंड के स्पेशल लोहे से बनाया गया है। जब इसके साथ अटैक किया जाता है तो इसके अंदर से पर्पल लाइटनिंग निकलती है। इस तलवार को हमारे पिछले सेक्टर लीडर ने यूज किया था और इसी तलवार को यूज करते हुए उन्होंने एक मार्शल गार्ड का सर काटा था। मिंग अपनी तलवार को घुमाकर जैसे उसके ऊपर अटैक करता है वो भी अपनी तलवार को घुमाती है और उसके अंदर से पर्पल लाइटनिंग निकलती है और दोनों की स्लैशेस आपस में टकराती हैं। इस बार भी उसकी पर्पल लाइटनिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिंग कहता है उसके इस थंडर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मेरे हाथ बहुत ज्यादा नम हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं अपनी
अपनी तलवार को ठीक तरह से पकड़ नहीं पा रहा। ऊपर से इस तलवार का वजन बहुत ज्यादा है, इसको घुमाने में मुश्किल हो रही है। मिंग अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए ऊपर की तरफ जंप करता है। जंप करते हुए वो उसके ऊपर अटैक करने वाला है। मिंग कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे क्लोज कॉम्बैट के साथ उसके ऊपर प्रेशर डालना होगा और अपनी स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ेगा। मिंग अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपनी लाइटनिंग स्वर्ड को सामने करते हुए मिंग के अटैक को ब्लॉक करती है, लेकिन मिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से प्याओ प्याओ को उसको ब्लॉक करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। यहाँ तक कि प्याओ प्याओ जमीन के ऊपर अपने घुटने टेक देती है क्योंकि मिंग की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और वो उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। प्याओ प्याओ उसे कहती है तुम्हारे पास तो बहुत सारी ब्रूट फोर्स है। मिंग उसे कहता है अब ये तो सिर्फ फाइट है, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा प्यार से पेश नहीं आ सकता। प्याओ प्याओ अपने मुंह के अंदर से फिर से अपनी ब्रेथ को निकालती है जो कि स्वर्ड एनर्जी है। वो मिंग के ऊपर अटैक करती है। मिंग उसकी ब्रेथ एनर्जी से बचने के लिए जल्दी से पीछे की तरफ जंप करता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी स्वर्ड एनर्जी को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। मिंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है इस लड़की को तो काफी सारे टैक्टिक्स आते हैं। इस लड़की ने अपनी स्वर्ड एनर्जी को यूज करते हुए मुझे पीछे की तरफ हटा दिया। हालांकि वहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर डालता रहता इस लड़की ने बहुत ही जल्दी हार मान लेनी थी। मिंग फिर से अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए उसका पीछा करता है जबकि वो आगे की तरफ भाग रही होती है। मिंग बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे भाग रहा होता है लेकिन उसकी स्पीड मिंग से बहुत ज्यादा है। मिंग बिमिंग से कहता है बिमिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी स्पीड उसके साथ मैचअप क्यों नहीं हो रही। मैं यहाँ पर किलिंग स्टेप को यूज कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं उसके साथ क्यों नहीं पहुँच पा रहा। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर हालांकि आपका फ्लैश स्टेप बहुत ज्यादा तेज है लेकिन उस लड़की के पास बहुत ही प्योर ब्लड लाइन है। इसका लेवल आपकी ब्लड लाइन से ज्यादा है, इसी वजह से उसकी स्पीड भी ज्यादा है और ऊपर से उसके पास पर्पल लाइटनिंग की पावर है। वो लड़की स्वर्ड पूल होली लैंड की टॉप जीनियस है और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बेहतर फुटवर्क टेक्निक है उसी टेक्निक को वो लड़की यूज कर रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अपने फ्लैश टैप की मदद से आप उसका पीछा कर पाएंगे। मिंग उसे कहता है चलो फिर ठीक है, अगर मैं उसका पीछा नहीं कर सकता तो फिर यहीं पर रुककर उसका इंतजार करते हैं। मिंग नीचे उतर आता है। मिंग वहीं पर ग्राउंड में अपनी तलवार को गाड़ देता और कहता है तुम जितना चाहे भाग सकती हो लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। चलो देखते हैं अब तुम क्या करोगी, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। प्याओ प्याओ भी हवा में जाने के बाद रुक जाती है और कहती है चलो फिर ठीक है, लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी स्ट्रेंथ है और तुम मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर सकते हो। अगर तुम मेरा पीछा नहीं करोगे और यहाँ से हिलोगे भी नहीं तो फिर तो तुम्हारा हारना पक्का है। वो वहीं से एक स्लैश लगाती है और उसकी स्लैश के अंदर से पर्पल लाइटनिंग का एक ड्रैगन बनता है। वो पर्पल लाइटनिंग का ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो मिंग पर अटैक करने के लिए जैसे उसके करीब पहुंचता है मिंग वहीं पर खड़े खड़े अपने लाव क्रिस्टल की पावर को यूज करता है और अपनी बॉडी को क्रिस्टलाइन कर लेता है और उसके इर्द गिर्द क्रिस्टल की एक शील्ड बन जाती है। इसके साथ उसका ड्रैगन टकराने के बाद डेसिपेट हो जाता है और मिंग के क्रिस्टल के बॉल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखने वाले बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या इस लड़के ने अपनी की पावर को अभी अभी क्रिस्टलाइन किया, यहाँ पर क्रिस्टल की शील्ड को यूज किया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर सकते। मार्शल गार्ड भी अपनी एनर्जी को क्रिस्टलाइन नहीं कर सकते। लगता है कि इसने कोई ना कोई ट्रिक सीखी हुई है। मास्टर लिन भी देखकर काफी हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं लगता है कि इस लड़के ने किसी न किसी लॉ को मास्टर किया है, इसके पास लॉ ऑफ क्रिस्टल की पावर होगी। साथ ही मास्टर लिन कहते हैं मुझे लगता है कि हमारी प्याओ प्याओ इससे हारने वाली है क्योंकि ये लड़का जितना ज्यादा दिखता है इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्याओ प्याओ भी नीचे उतर आती है और कहती है अब मैं इसको कैसे हराऊं, जबकि मिंग बिमिंग से कहता है बिमिंग ये लॉ ऑफ क्रिस्टल की पावर तो बहुत ज्यादा शानदार है, ये मेरे बहुत ज्यादा काम आई क्योंकि मैं इसके साथ बुद्धा की इमूवेबल सील को मिक्स करने वाला था। लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़की के खिलाफ उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। मिंग प्याओ प्याओ की तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता है जबकि प्याओ प्याओ बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। उसे कहती है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इस टर्टल वाले शेल को नहीं तोड़ सकती, चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इस बार वो फिर से उसके क्रिस्टल बॉल के ऊपर अपनी पर्पल एनर्जी को यूज करते हुए स्लैश लगाती है। वो बार बार उसके क्रिस्टल के शील्ड के ऊपर अटैक कर रही होती है लेकिन मिंग की उस शील्ड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मिंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है क्या ये तुम्हारा बेस्ट मूव है, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज कर रही हो लेकिन अब लग रहा है तुम तो सिर्फ मुझे गुदगुदी कर रही हो। अगर तुम्हारे पास कोई अटैक बचा है तो उसे यूज करो। प्याओ प्याओ से कहती है तुमने मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया है, मैं अपने फाइनल मूव को यूज करने वाली हूँ, देखते हैं तुम इसको कैसे हैंडल करते हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 217 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 218 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपने लाव क्रिस्टल की पावर को यूज करते हुए अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है जिसकी वजह से प्याओ प्याओ की सारी पावर्स बेकार हो जाती हैं। वो बार बार उसके ऊपर अपनी लाइटनिंग से अटैक करती है लेकिन मिंग की शील्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उसकी शील्ड को तोड़ नहीं पाती। मिंग हंसते हुए उससे कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो, क्या इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई पावरफुल मूव नहीं है। प्याओ प्याओ उसे कहती है तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। वो अपनी अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक को यूज करने वाली है।
है। मिंग भी काफी हैरान होता है और कहता है अब मैं क्या करूँ, ताकि यहाँ पर अपनी किसी स्पेशल टेक्निक को यूज करने वाली है और वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मेरी लाव क्रिस्टल की इस शील्ड को भी तोड़ दे। तो प्याओ प्याओ अपनी सीक्रेट टेक्निक को यूज करने के लिए एक स्टैंस लेती है और उसकी सीक्रेट टेक्निक का नाम ह्यूमन स्वर्ड यूनिटी होता है। वो अपनी तलवार के साथ पर्पल लाइटनिंग को एक्टिवेट करती है और स्लैश लगाते हुए सामने की तरफ आगे बढ़ती है, जबकि मिंग भी अपनी 2G डिवाइन आर्ट के डॉन ऑफ द गॉड वाले सीक्रेट मूव को यूज करता है, जो कि गॉड लेवल की टेक्निक है और ये उसने खुद बनाई थी। प्याओ प्याओ उसके करीब पहुंचते ही ये देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि ये गॉड लेवल की टेक्निक है। लेकिन प्याओ प्याओ पीछे नहीं हट सकती। प्याओ प्याओ कहती है अब मैं पीछे नहीं हट सकती, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे इससे डरना नहीं है, इसको हरा सकती हूँ। जैसे ही वो मिंग के करीब पहुंचती है, मिंग अपनी डॉन ऑफ द गॉड मूव को यूज करता है, साथ ही उसकी ब्लैक फील्ड एक्टिवेट होती है। प्याओ प्याओ उसकी ब्लैक फील्ड के अंदर होती है और जैसे ही वो कट लगाता है तो व्हाइट कलर का कट लगता है और उसी व्हाइट कलर की स्लैश के साथ ही प्याओ प्याओ पीछे की तरफ गिर जाती है और वो काफी जख्मी हो जाती है। उसके हाथ से उसकी तलवार भी गिर जाती है। मिंग उसके पास चला जाता है और अपनी तलवार को उसके सामने करते हुए कहता है तुम इस फाइट को हार चुकी हो। और साथ ही मिंग सोच रहा होता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जानटियान होली लैंड के आयरन से बनी हुई तलवार के साथ अगर मैं डॉन ऑफ द गॉड स्पेशल मूव को यूज करूंगा, मेरे इस मूव की स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इस तलवार का वजन ज्यादा है। प्याओ प्याओ हार मानने की बजाय फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है नहीं, मैं अभी तक हारी नहीं हूँ, मैं भी फाइट कर सकती हूँ। लेकिन वो सारे लड़के कह रहे होते हैं जूनियर सिस्टर प्लीज नीचे गिर जाओ और अपनी हार मान लो, तो तुम इसके साथ फाइट करोगी तो ये लड़का तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से हराएगा और तुम जख्मी भी हो सकती हो। मिंग प्याओ प्याओ से कहता है तुम्हारी तो तलवार भी तुम्हारे हाथ से गिर चुकी है, बिना तलवार के तुम मेरे साथ फाइट कैसे करोगी। प्याओ प्याओ अपने हाथ पर ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी को एक्टिवेट करती है और विंड एंड थंडर फिस्ट को यूज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। मिंग कहता है तो अब तुम अपने हाथों से कुंफू को यूज करना चाहती हो, चलो फिर ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा कुंफू बेकार है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा कुंफू तलवार के बिना भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिंग भी अपनी तलवार को छोड़ देता है और अपने हाथ के ऊपर थंडर ड्रैगन पाम को एक्टिवेट करता है। मिंग यहाँ पर लॉन्ग फैमिली के स्पेशल मूव को यूज कर रहा है, थंडर ड्रैगन पाम को। एक तरफ से प्याओ प्याओ अपनी पर्पल लाइटनिंग के साथ उस पर अटैक करती है, दूसरी तरफ से मिंग अपनी थंडर ड्रैगन पाम के साथ उस पर अटैक करता है और दोनों की अटैक्स आपस में टकराती है तो एक जबरदस्त फोर्स निकलती है और इससे प्याओ प्याओ पीछे की तरफ गिर जाती है। इस बार प्याओ प्याओ के पीछे की तरफ गिरने के बाद मिंग अपनी दोनों उंगलियों को उसकी चेस्ट पे रखता है और कहता है अब तुम हार चुकी हो, अब बस करो। रेफरी उन सभी से कहता है ड्रैगन होली लैंड का ये मिंग इस फाइट को जीत चुका है, जबकि स्वर्ड पूल होली लैंड की लड़की तू प्याओ प्याओ इस मैच को हार चुकी है। ड्रैगन मास्टर मास्टर जी से कहते हैं तुम्हारा डिसाइपल तो बहुत ज्यादा काबिल है, ने तो उस लड़की को हरा दिया जो कि उनकी टॉप टैलेंट है। मास्टर जी से कहते हैं मेरा लड़का सिर्फ तलवारबाजी का माहिर नहीं बल्कि फॉर्मेशंस में भी बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर ये एक रियल बैटल होती लाइफ एंड डेथ की तो अभी तक उसने अपनी फॉर्मेशंस को यूज करते हुए इस लड़की को कब का मार दिया होता, क्योंकि फॉर्मेशंस को बनाने की उसकी मास्टरी तलवारबाजी के स्किल से ज्यादा है। जबकि प्याओ प्याओ की तरफ दिखाते हैं, प्याओ प्याओ वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। मिंग भी काफी हैरान होता है और कहता है अब ये लड़की रो क्यों रही है। प्याओ प्याओ रोते हुए कहती है मुझे अभी शादी नहीं करनी, मेरी अभी उम्र ही क्या है, मुझे अगर ये बात पहले से पता होती तो मैं कभी भी इस तरह की कसम नहीं उठाती कि मैं अपने से छोटे लड़के से शादी करूंगी जो मुझे हराएगा, और आज मैं वाकई में एक लड़के से हार गई हूँ जो मुझसे छोटा है, अब क्या मुझे इससे शादी करना पड़ेगी। मिंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और जल्दी से पीछे की तरफ भाग जाता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही। सोच रहा होता है मुझे इस बारे में नहीं पता कि इसने कौन सी कसम उठाई थी, लेकिन मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं इस मैच को जीत चुका हूँ, चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं, ऐसा ना हो कि मैं मुफ्त में ही किसी मुश्किल में फंस जाऊँ। स्वर्ड पूल होली लैंड के लड़के जो देख रहे होते हैं वो कहते हैं हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि सिस्टर प्याओ प्याओ एक लड़के से हार गई जो कि उससे छोटा है, अगर वो अपनी कसम को पूरा करे तो इसे इससे शादी करना पड़ेगी। वो सारे यही सोच रहे होते हैं कि हमारी सिस्टर प्याओ प्याओ यहाँ पर हार गई है, हमारे स्वर्ड पूल होली लैंड की रेपुटेशन को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है और ऊपर से 5 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स भी जाते रहे। वो सोच रहे होते हैं कि अब जूडू हांग जल्दी से यहाँ पर आ जाए और इस मैच को खत्म करे इस लड़के को हराकर। मिंग अपने हाथ में रिंग लेकर ड्रैगन मास्टर के पास आता है और उनसे कहता है मास्टर इसके अंदर प्राइज है 5 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स का, आप ये अपने लिए रख सकते हैं, मैं ये स्वर्ड पूल होली लैंड से जीत कर लाया हूँ। ड्रैगन मास्टर से कहते हैं बच्चे मैं तुमसे ये कैसे ले सकता हूँ, इसे तुमने जीता है, तुम इसे अपने पास ही रखो, तुम्हारी वजह से जहाँ पर हमारी रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तुमने हमें रिप्रेजेंट किया जिसकी वजह से हम लोग स्वर्ड पूल होली लैंड वालों को हरा सके हैं। साथ ही ड्रैगन मास्टर सोच रहे होते हैं अगर मैंने इस लड़के से ये रिंग ले ली मास्टर जी हमेशा ही मेरे बारे में बातें करते रहेंगे कि मैंने एक बच्चे को बुली किया है। नेक्स्ट सीन में मिंग की तरफ दिखाते हैं, मिंग अपने दोनों मास्टर्स के साथ वहीं पर खड़ा होता है और काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है। मिंग कहता है ली प्याओ प्याओ के साथ जो मैंने फाइट की है उसको जीतने के बाद अब कोई भी लड़का मुझे चैलेंज नहीं कर रहा, क्योंकि ली प्याओ प्याओ यहाँ की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर थी और उसके बाद अब कोई भी यहाँ पर नहीं बचा, मैं तो बस जूडू हांग का इंतजार कर रहा हूँ लेकिन वो अभी तक आया नहीं। मिंग कहता है मास्टर मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, मैच देख देख कर मुझे फाइट करनी है। मास्टर जीव से कहते हैं अब तो कोई भी तुम्हारे साथ फाइट नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि वो तुमसे हार जाएंगे और हारने पर उन्हें एक बहुत बड़ा इनाम देना पड़ सकता है, कोई भी अपना पैसा इस तरह जाया करते हुए तो नहीं देखना चाहेगा।
जाएगा। मिंग कहता है मुझे लगता है कि ये कंपटीशन बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन जूडू हांग अभी तक यहाँ पर नहीं आया। मैं तो यहाँ पर ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को देखने के लिए आया था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, वो तो यहाँ पर आया ही नहीं। उसी वक्त अरीना के सेंटर में एक जबरदस्त एंट्री होती है। जूडू हांग वहाँ पर आ जाता है। वो आते ही कहता है स्वर्ड पूल होली लैंड से मेरा नाम जूडू हांग है और मैं जी मिंग को चैलेंज करता हूँ। मास्टर जी भी हुश हो जाते हैं और मिंग से कहते हैं तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ पर आ चुका है, तो क्या हम लोग बैटिंग स्टार्ट करें। मिंग अपने मास्टर से कहता है हाँ क्यों नहीं मास्टर, जल्दी से बैटिंग को स्टार्ट करें। मास्टर जी जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और उन सभी से कहते हैं हम लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। हमारा जिनजेंग सेक्टर अपने सिटी ऑफ नाइट को प्राइज के तौर पर लगाने वाला है बैटिंग में। फिर साथ ही वो मास्टर लिन से कहते हैं मास्टर लिन आपका प्राइस क्या है, आप कौन से शहर को लगाना चाहते हैं। देखने वाले सारी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, ये लोग अपने सिटी ऑफ नाइट को इस फाइट में दांव पर लगा रहे हैं। सिटी ऑफ नाइट तो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस सिटी है और वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहाँ से तो सालाना बहुत सारे टैक्सेस इकट्ठे होते हैं। जिनजेंग सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस सिटी ऑफ नाइट है। मास्टर लिन भी उठकर खड़े हो जाते हैं और मास्टर जी से कहते हैं मास्टर जी कहीं आप पागल तो नहीं हो गए, आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि मेरे जूडू हांग ने ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर किया हुआ है और इसके बावजूद तुम अपने सिटी ऑफ नाइट को दांव पर लगाना चाहते हो, एक बार फिर से सोच लो। मास्टर जी उसे कहते हैं तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा लड़का कितना अच्छा है, हम लोग यहाँ पर कम्पीट करने के लिए आए हैं, मुझे बस इतना बताओ कि तुम हमारे साथ कम्पीट करोगे या नहीं। मास्टर लिन आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो फिर ठीक है, तुम्हें हारने का इतना ही शौक है तो मैं अपनी तरफ से सिटी ऑफ ट्रेजर को दांव पर लगाता हूँ, तो बताओ क्या तुम्हें ये दांव मंजूर है या नहीं। तो ये दोनों सिटीज के नाम है सिटी ऑफ नाइट और ट्रेजर सिटी। स्वर्ड पूल होली लैंड के जितने भी लड़के होते हैं वो सारे चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मास्टर ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारा ट्रेजर सिटी ये तो ईस्ट चाइना के बॉर्डर के करीब पड़ता है और जो सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस सिटी है, वहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है और वहाँ से हर सालाना बहुत सारे टैक्सेस इकट्ठे होते हैं। हर साल तकरीबन 30 बिलियन गॉड कॉइंस के हिसाब से वहाँ से टैक्स इकट्ठा होता है। जब ये सारा दाव सेटअप हो जाता है तो मास्टर अपनी टेलीपैथी को यूज करते हुए मिंग से कहते हैं मिंग ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं नहीं चाहता कि तुम इसको लाइटली लो, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर अपना जी जान लगा दो। तुम इस फाइट को जीत सकते हो तो फिर जीतो, अगर जीत नहीं सकते तो ड्रॉ करने की कोशिश करो, अगर ड्रॉ भी नहीं कर सकते तो फिर अपनी जान बचाकर निकलो। सिटी ऑफ नाइट को हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा जिंदा रहना बड़ी बात है, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर अपनी जान गंवा दो। मिंग अपने मास्टर से कहता है मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस फाइट को नहीं हारने वाला, अगर उसके पास ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक है तो मेरे पास व्हाइट एम्परर तलवारबाजी की टेक्निक है। लेकिन साथ ही मिंग अपने मास्टर से कहता है मास्टर लेकिन मैं एक बात को लेकर परेशान हूँ, जांटियान की व्हाइट एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक ये जांटियान होली लैंड का मूव है, अगर उन लोगों में से किसी ने इसको देख लिया और पहचान लिया तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मास्टर जी से कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जांटियान होली लैंड वाले पहले कभी पावरफुल हुआ करते थे लेकिन अब वो इतने पावरफुल नहीं रहे, उनके पास तो सिर्फ एक ही मार्शल गार्ड है, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए परेशान ना हो और अपनी टेक्निक्स को यूज करो। जबकि दूसरी तरफ मास्टर लिन भी अपनी टेलीपैथी को यूज करते हुए जूडू हांग से कहते हैं ये लड़का फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी तलवार भी बहुत ज्यादा भारी है और ऊपर से इसके पास कॉम्बैट का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लगता है ये पहले भी बहुत बार फाइट कर चुका है, ऊपर से इसे फॉर्मेशंस की मास्टरी आती है, जितना ज्यादा ये फाइट करता है उतनी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। मास्टर लिन अपने जूडू हांग से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम शुरुआत से ही अपनी ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक्स को यूज करो और इस लड़के को ओवरवेल्म करो, वरना तुम इस लड़के से हार जाओगे, इतनी जल्दी तुम इसके ऊपर प्रेशर डालोगे उतना अच्छा है। जूडू हांग अपने मास्टर से कहता है मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक के फर्स्ट लेवल यानी स्वर्ड इंटेंट को मास्टर कर लिया है। मिंग भी अभी तक अपनी व्हाइट एम्परर की तलवारबाजी के फर्स्ट लेवल पर ही है। देखा जाए तो ये दोनों ही इस वक्त अपनी एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक के फर्स्ट लेवल पर हैं। इनमें से जिसकी स्ट्रेंथ और टेक्निक ज्यादा बेहतर होगी वही जीतेगा। मिंग जूडू हांग से कहता है सीनियर ब्रदर मैंने सुना है कि तुमने ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर किया है, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन से लेवल पर हो। जूडू हांग उसे कहता है मेरी ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक्स के टोटल 9 लेवल्स हैं और उनमें से पहले लेवल को मैंने मास्टर किया है, अभी तक पहले लेवल तक ही पहुंचा हूँ। साथ ही जूडू हांग सोच रहा होता है ली प्याओ प्याओ से मैं कितनी बार हार चुका हूँ, फिर मैं यहाँ पर ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को नहीं यूज करूंगा तो मैं इस लड़के से बहुत ही आसानी से हार जाऊंगा, इसलिए मुझे शुरुआत में इस टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। मिंग उसकी तारीफ करते हुए कहता है तुम तो में एक बहुत बड़े जीनियस हो, मैंने सुना है कि इस टेक्निक को मास्टर करना इतना आसान नहीं है, तुमने इस टेक्निक को मास्टर किया है तो इसका मतलब तुम एक बहुत बड़े जीनियस हो। मिंग सोच रहा होता है ये भी अपने फर्स्ट लेवल पर है, मेरी तलवारबाजी की टेक्निक के 6 लेवल्स हैं और मैं भी उसके पहले लेवल पर हूँ। देखते हैं कि इसकी तलवारबाजी का फर्स्ट लेवल ज्यादा पावरफुल है या फिर मेरी का फर्स्ट लेवल ज्यादा पावरफुल है। जूडू हांग भी अपने पास से अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को निकाल लेता है। फाइनली इन दोनों में फाइट स्टार्ट होने वाली है जो कि नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहीं पर एपिसोड 218 का एंड करेंगे।